उसको देखिए कुलदीप नैयर ने भी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में इस बात को बोलना शुरू कर दिया कि मुझे उनकी डेथ पे डाउट था। शास्त्री जी के 12 बजे और 12:30 बजे के आसपास में उनकी एक्टिव फोटोग्राफ्स हैं उस कमरे में घूमते हुए। कोई किसी की डेड बॉडी तो दांत फाड़ा जाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लोग दांत फाड़ रहे थे। तो आप खुद देखिए लोग वहाँ पे दांत फाड़ रहे हैं बैठ करके। कौन लोग थे? वो छोड़िए, क्या इंटरेस्टिंग। थोड़े दिन बाद जाकर के वो नीला पड़ गया। तो वो उनके हिसाब से कोई सिम्टम्स है कि जहर का है, सिम्टम्स है। अच्छा। तो इसके बाद तो इसलिए वो शास्त्री जी की माता जी ने बाद में स्टेटमेंट दी है घर के अंदर अपने कि मेरे बेटवा को जहर दे दिया लोगों ने। वॉल्टर मैकिंटोश का मानना था कि केजीबी ने शास्त्री जी को मार दिया। Welcome to the Abhijit Chawda podcast. Today my guest is the celebrated journalist and author Anuj Dar, who is the author of multiple best-selling books on Netaji Subhash Chandra Bose and Lal Bahadur Shastri. Please subscribe and enjoy the conversation. अनुज दर जी, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आपका बहुत स्वागत है। ग्रेट टू सी यू अगेन। बहुत अच्छा लगा अभिजीत आपसे मिलकर। आपसे मेरे दर्शन आपके होते रहते हैं मेरे, तो बहुत अच्छा लगा आपसे एक ही महीने के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी मेरी एक महीने में दूसरी मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पहले नहीं हुआ था। तो पिछली बार हमने बात की थी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और आज हम फोकस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उसमें हम लास्ट टाइम में आपके कमेंट्स देख रहा था आपके देखने वालों के, तो उसमें से बहुत से लोगों ने बोला कि हिंदी में करो, हिंदी में करो। हाँ। तो फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि ये वाला जो है ना शास्त्री जी वाला हिंदी में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत अच्छे हैं और आपने बात मान ली हिंदी में करें। जी जी जी, आज हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में बात करते हैं। तो बताइए सर, क्या है डेथ मिस्ट्री लाल बहादुर शास्त्री की? उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड बड़ा, देखिए मेरे ख्याल से कम से कम हम सबको साथ सेम ही एक्सपीरियंस रहा है। हम जब जब बड़े होते हैं और जिसको हिस्ट्री का इंटरेस्ट होता है, मिस्ट्री का इंटरेस्ट होता है, तो भारत में कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज जिसको बोला जाता है वो बहुत मशहूर रही हैं पिछले 50, 60, 70 सालों से। हाँ। हर एक आदमी अपने चाइल्डहुड में ही सुनता है बड़े लोगों से। तो हम जैसे अगर आप यूरोप अमेरिका में हैं तो आपको वहाँ पे एलियंस की कहानियाँ होती हैं, यूएफओस हैं कि नहीं हैं, गवर्नमेंट कवर-अप्स हैं, एटलांटिस की कोई नाम की कोई शहर था कि नहीं था, सिविलाइजेशन JFK वाली कहानी। तो वहाँ पे ये कहानियाँ हम भी ये कहानियाँ सुनते थे। हाँ। लेकिन भारत में 2-3 कहानियाँ इसमें ऐड होती थी। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या हुआ और उनके बारे में कहानी कि वो रशिया में थे, उनको मार दिया गया, व्हाटएवर, और लाल बहादुर शास्त्री कि उनकी मौत का कुछ रहस्य है। अब कहने को तो भारत के जितने बड़े बड़े महानुभाव हैं उनके कईयों की डेथ को लेकर मिस्ट्री है, लेकिन मेरे ख्याल से सिवाय सुभाष बोस की और टू द एक्सटेंट पॉसिबल शास्त्री जी के किसी की डेथ मिस्ट्री पे कोई बवाल नहीं मच रहा है। हाँ। ज़्यादा, और ये कोई ना इतना सर्वाइव ही नहीं कर सका। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे कुछ हार्डली एनी कंट्रोवर्सी है, जबकि उनके चाहने वाले सारे बोलते हैं कि उनको मारा गया था। और भी लोगों के राम मनोहर लोहिया के बारे में कंट्रोवर्सी है। मोरारजी भाई देसाई ने उसके बारे में कुछ इंक्वायरी करने की कोशिश भी की थी। अच्छा। लेकिन ये कभी पिकअप नहीं कर सका। अच्छा। क्योंकि पब्लिक में इतना सेंटीमेंट नहीं था या इतना लोग भूल के टाइम के साथ में। लेकिन कुछ ऐसी खास बात है कि सुभाष बोस खासकर और उसके बाद शास्त्री जी कि उनकी मौत को लेकर के एक रहस्य बना हुआ है। और कमाल की बात है कि वो इतने सालों के, इतने जनरेशंस के बाद में, और आज के टाइम पे जब हम लोग जिस मीडियम से बात कर रहे हैं ज़्यादातर सुनने वाले हमारे कोई छोटी उम्र के लोग हैं। हाँ। स्टूडेंट्स लेवल की कैटेगरी के लोग हैं, तो उनमें बहुत इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है करके। तो ये एक जनरल है। तो जब मैं बड़ा हुआ, हम लोग चाणक्यपुरी में बातचीत कर रहे हैं, मैं इसके आसपास ही कहीं पैदा हुआ था, बाबू कॉलोनी में। तो ये बातें बहुत लोग क्या करते थे, इवन वो लोग जो गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, कि सब ये इनके डेथ को लेकर मिस्ट्री है, लोगों की थ्योरियाँ थी कि उसको मार दिया। लोग उल्टी सीधी बातें बोलते थे कि फला पॉलिटिशियन का उसमें हाथ था, ये था वो था। तो ये बार बार स्टोरी डिस्कस होती थी। अब मेरा कोई खास उसमें लेना देना था नहीं, शास्त्री वाले केस में ना नेताजी में था। लेकिन इवेंचुअली मैं 2000 में हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी कर रहा था, और वहाँ पे मुझे नेताजी का प्रोजेक्ट मिला कि आपको इस पर इंक्वायरी करवानी है। तो जब नेताजी का हमने काम शुरू किया तो इन्वेरिएबली जहाँ हम लोगों से बातचीत करते थे ना, तो लोग हमको शास्त्री जी का नाम भी लेते थे कि देखो शास्त्री जी की मिस्ट्री है। वो हमें भी मालूम था, हमने भी बचपन में कहानी सुनी थी। फिर करते करते ऐसा हुआ कि शास्त्री जी के परिवार के लोगों ने ही बोला हमको, उस टाइम पे भी जो मेरी मुलाकात हुई, कि ये शास्त्री जी के भी मौत को लेके बहुत बड़ा रहस्य है। और उन्होंने ये बोला कि शास्त्री जी की जो कहानी है वो नेताजी वाले केस से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो ये चीज़ें दिमाग में लेकर के सी करके तो मैंने फिर जो मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन, मेरा जो इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 2009 में। अच्छा। तो मैंने सूचना के अधिकार को हमने इस्तेमाल करके भारत में विदेशों में हमने नेताजी को लेके इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तो उसी सीरीज़ में मैंने लाल बहादुर शास्त्री की डेथ को लेकर के सूचना के अधिकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री ऑफिस, विदेश मंत्रालय से मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी। अच्छा।
वो निकल के आई, जो उन्होंने मना करा कि हम सीक्रेट रिकॉर्ड नहीं देंगे वट। तो उसको लेकर के मतलब आप मान सकते हैं कि जो शास्त्री जी की डेथ को लेकर मिस्ट्री थी वो मैंने आज के ज़माने में मैंने जिंदा करी है। अच्छा। 2009 में कि उसके बाद वो उसमें मीडिया में खबरें आई, और कुलदीप नैयर जी बड़े जाने माने जर्नलिस्ट थे जो उस टाइम पे ताशकंद में मौजूद थे। उन्होंने मेरी स्टोरी जब निकली है, मीडिया में खबर छपी है, कुछ खबरें मीडिया में हुई टीवी चैनल्स में और प्रिंट के अंदर, तो कुलदीप नैयर ने भी कुछ राज खोलने शुरू कर दिए उसको, जबकि वो उस टाइम तक वो कभी नहीं बोलते थे। अच्छा। लेकिन जब मैंने सूचना का अधिकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक इन्फॉर्मेशन निकाली कि वो एक उनके पास में सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो देना नहीं चाहते और वट, उसको देखिए कुलदीप नैयर ने भी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में इस बात को बोलना शुरू कर दिया कि मुझे उनकी डेथ पे डाउट था। अच्छा। तो ये एक शुरुआत थी। और उसके बाद में अभी बिल्कुल आप रिसेंट टाइम में आ जाएंगे, जब मैंने फिर क्या किया कि जब मेरे को सूचना के अधिकार में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली शास्त्री जी के बारे में, तो मैंने कुछ लेख उसके ऊपर लिखे, आर्टिकल लिखे। और मेरा मानना है कि शास्त्री जी की डेथ के ऊपर सबसे बढ़िया आर्टिकल मेरे वो अवेलेबल थे नेट के ऊपर। वो फिर ये अपने विवेक अग्निहोत्री फिल्म बनाना, ताशकंद फाइल्स, उस टाइम उसका नाम नहीं था फिल्म का, वो एक शास्त्री जी फिल्म बनाना चाहते थे उनकी डेथ के ऊपर। तो उन्होंने वो आर्टिकल उन्होंने पढ़े होंगे, तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया। अच्छा। और उसके बाद में जब उनकी वो फिल्म बनी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अब जब फिल्म बनी गई है, मेरा भी उसमें योगदान है और ये इशू पब्लिक डोमेन में पहली बार डिस्कस में होगा, तो क्यों ना मैं इस पे किताब लिख दूं, क्योंकि इसके इशू पे किताब कोई है ही नहीं। अच्छा। मतलब नेताजी वाले केस में तो कम से कम ये है कि उसमें कम से कम किताबें हैं। अब चाहे उसे आप एग्री करें ना एग्री करें, मल्टीपल बुक्स आर देयर। मेरी सबसे बढ़िया है, लेकिन और भी किताबें वहाँ पे हैं और लोगों ने भी कुछ ना कुछ थ्योरियाँ फ्लोट करी हैं। तो लेकिन शास्त्री वाले केस में बिल्कुल जीरो था। अच्छा। इनफैक्ट मेरे को बाद में मालूम चला कि मुझसे पहले एक व्यक्ति ने कोशिश की थी निकालने की, उसका नाम था दहिया भाई पटेल। अच्छा। और वो सरदार पटेल के सुपुत्र थे, ये लोगों को पता नहीं है। अच्छा। सरदार पटेल के उनके लड़के भी थे और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम 3 टर्म तो रहे हैं। अच्छा। हो सकता है ज़्यादा भी रहे हो। अच्छा। तो उन्होंने कोशिश की थी किताब लिखने की, और उन्होंने फिर एक किताब तो नहीं लिख सके, लेकिन बुकलेट लिखी उन्होंने 180-86 पन्नों की। उसका नाम था वॉज शास्त्री मर्डर्ड। ओके। और ये कमाल की बात है कि यहाँ से वो गायब हो गई है भारत से। मुझे मिली नहीं कम से कम। मैंने भारत की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो है अपनी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में। जो नेशनल लाइब्रेरी है इंडिया की, वो भी कलकत्ता में, दिल्ली में नहीं है। अच्छा। वहाँ मिलियंस के हिसाब से किताबें पड़ी होंगी। वो वहाँ कोई भी आपको छोटी मोटी बुकलेट कुछ भी छपा हुआ कागज़ में वहाँ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं मिली। यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, और वो दिल्ली में ही अपने जिस बिल्डिंग में है उसका नाम भी शास्त्री भवन है। अच्छा। और सारी गवर्नमेंट की जो ब्रीफिंग होती है, हम जो टीवी में देखते हैं शाम को कि भारत सरकार ने अनाउंसमेंट करी है, वो शास्त्री भवन में ही होती है। उसी डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का हेड ऑफिस है। ओके। तो उसी में नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, वो भी भारत की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। अच्छा। और उसमें दुनिया भर के रिकॉर्ड, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स जो अब कहीं नहीं मिलेंगी, वो सब वहाँ मिल जाएंगी। अच्छा। वहाँ भी मुझे ढूंढा, वहाँ भी मुझे नहीं मिली। तो मुझे उसको देख के लग रहा कि उसको जानबूझ के उस किताब को यहाँ से गायब कराया गया। दैट इज़ माई हंच। तो लकीली मुझे उसकी कॉपी अमेरिका में कहीं वहाँ जाके मिल गई। अच्छा। तो मुझसे पहले सरदार पटेल के सुपुत्र ने कोशिश की थी कि इस पर कोई किताब, कोई इंक्वायरी की जाए। जो उनको समझ में आया उन्होंने अपनी बुकलेट में डाल दिया। उसके बाद मैं इकलौता आदमी हूँ जिसने लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे किताब लिखी है पूरी। तो ये हुआ, ये जब अग्निहोत्री जी की फिल्म आ गई, जब मैंने उसमें पूरा योगदान कर दिया। हाँ। तो मुझे लगा कि अब फिल्म आने से लोग डिस्कशन करेंगे, तो क्यों ना इस पर किताब लिखी जाए। तब मैंने वो अटेम्प्ट करके, और वो मेरी किताब जो है मार्केट में इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन उसका हिंदी वर्जन वगैरह सब अवेलेबल है, आप अमेजन में लोगों को मिल जाएगी, और उसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। राइट। तो ये है बैकग्राउंड इस पूरे इशू का। अभी के हिसाब से बैकग्राउंड ये है, मतलब कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में, अभी तो पहले तो नहीं कि मुझे क्या खुजली मच रही है कि मैं सब शास्त्री के पीछे पड़ गया, डेथ मिनिस्ट्री के पीछे आज मैं। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये, क्योंकि कई बार हमारे देश में ऐसा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज, लेकिन खुद कंस्पिरेसी हम फ्लोट करते हैं कि साहब ये बीजेपी करवा रही है, वो आरएसएस करवा रहा है। तो जैसे मुझे याद है कि एक बार कोई शास्त्री जी को लेकर कोई मुद्दा गर्म हुआ था, तो कुछ एक मीडिया वाला भाई आया मेरा बाइट लेने के लिए। तो उसने मेरा बाइट लेके बोला कि मैं पहले कांग्रेस के लोगों के पास में गया, तो उसने बाइट दिन से मना कर दिया। वो कहता है ये तो बीजेपी वाले गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अच्छा। फिर मैं बीजेपी वाले के पास में गया, उसने कहा जी ये नॉन इशू है। अच्छा। उसने भी बाइट नहीं दी। तो ना बीजेपी को इंटरेस्ट ना कांग्रेस को इंटरेस्ट, लेकिन वो एक हवा में थ्योरी फ्लोट कर दी कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बीजेपी वालों को मैं लगातार बोलता हूँ कि उनको गांधी जी उनके इतने दिमाग में इतना बस चुका है कि उनको 80-90% उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो ये झूठी बात है। तो इसलिए ये बताना जरूरी था कॉन्टेक्स्ट में कि मैं किस रीज़न से मैं इस इशू को छाल रहा हूँ, कि एक जर्नलिस्टिक तरीके से मैंने अपना नेताजी वाला केस को छाला, उसी में ये मेरे सामने आया। फिर उसी में ऑटोमेटिकली अग्निहोत्री जी ने मुझे अप्रोच किया। तो फिर मैंने कहा जब वो
इशू मार्केट में आई गया फिल्म जैसे मीडियम से, तो क्यों ना उस पर किताब लिखी जाए। तब मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी और करी और मेरे हाथ में कुछ और नए तथ्य लगे हैं जो मैंने जनता के सामने रख दिए। बिल्कुल। तो आप इस मामले में 2009 में मेरी एंट्री शास्त्री जी वाले केस में आप कह सकते हैं 2009 में, पहले तो मैंने 2009 आप मान सकते हैं जब मैंने सूचना के अधिकार में पहली ऐप मैंने वो डाली। तो आपने क्या डिस्कवर किया? मेरा अप्रोच वही था जो अप्रोच हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सरकार के पास सीक्रेट फाइलें बाहर निकलनी चाहिए। जो हमने नेताजी वाले केस में हमने अपना एक सिंपल एक यार्डस्टिक ली है कि मिस्ट्री अपनी जगह पे है, लेकिन 2007, 8, 9 इस टाइम पे भारत सरकार को नेताजी या शास्त्री जी से जुड़े मुद्दों से कोई फाइल को सीक्रेट रखने का मतलब नहीं है। तो मेरी वही अप्रोच है और मेरी अभी भी अप्रोच वही है। हाँ। कि जितनी सुभाष बोस या शास्त्री जी या कोई और हो, अगर कोई भाई बोलता है कि हमको माल मत्ता निकालना है किसी और के बारे में, निकालिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फोकस इन 2 इशू के ऊपर है। तो इन दोनों के ऊपर जो सीक्रेट फाइलें हैं, और खासकर क्योंकि उनका भारत की राजनीति या भारत के देश में उनका जो स्थान है, हाँ। ये बहुत बड़े महानुभावों में से एक है। मतलब शास्त्री जी के बारे में लोगों उनको उनके दोस्त एक थे टी.एन. सिंह, जो गवर्नर थे बंगाल के, बाद में बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यूपी के सीएम भी थे थोड़े टाइम के लिए। तो वो बचपन के उनके दोस्त थे टी.एन. सिंह जी। तो उन्होंने बोला था कि ये आदमी अजात शत्रु है। अच्छा। शास्त्री जी के बारे में ये बोला। और इवन CIA का डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड मैंने देखा, उसमें भी मेंशन किया था कि इस आदमी का कोई दुश्मन नहीं है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अगर शास्त्री जी के परिवार के लोग जो हैं, मतलब शास्त्री और सुभाष बोस एक ऐसे हमारे देश के आइकन है कि भारत के किसी भी कोने में चले जाओ या जहाँ विदेश में जहाँ भारतीय रहते हैं, बेसिकली शास्त्री जी और नेताजी आर यूनिवर्सली लाइक्ड। यस, सब लोग उनको पसंद करते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ज़्यादा कोई बोलता नहीं उनके बारे में। बिल्कुल, विच कांट बी सेड अबाउट अदर्स, बट कम से कम शास्त्री जी के बारे में सब लोग अच्छा ही बोलते हैं। ऑनेस्टी का प्रतीक माने जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। सच्चाई का उन्होंने जो मंत्रालय छोड़ दिया था एक्सीडेंट के बाद में, तो हाँ। एक अपना मिसाल बन गई थी। बिल्कुल। लेकिन बात घूम फिर के आती कि उनके जो शास्त्री जी के जो अभी सबसे जो बड़े लड़के हैं, सर्वाइविंग जो हैं, सबसे बड़े तो नहीं है लेकिन तीसरे नंबर के अनिल शास्त्री जी, अनिल जी ने वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट कह दिया था कि जहाँ हम परिवार के लोग जाते हैं और बातचीत करते हैं तो लोग हमसे उनकी डेथ के बारे में पूछते हैं। अच्छा। कि उनके जीवन के बारे में सबको पता है हम लोग को कि क्या सीधे थे, बिल्कुल सिंपल थे, गरीब घर में पैदा हुए थे, उनके पिताजी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। मतलब स्कूल जाने के लिए वो आदमी गंगा जी में डुबकी यहाँ से तैर के जाता था करके। अच्छा। आजकल तो हमको मॉडर्न बसें चाहिए होती है ना, तो हाँ, AC वाली। हाँ, तो वो गंगा जी में तैर के, और वो जो कि हाइट में छोटे से 5 फुट 2 इंच उसकी आदमी की हाइट थी, बिल्कुल कद काठी में बिल्कुल हल्के थे वो। तो वो उस आदमी का ये था, वो सबको पता है, हम सबको मोटी मोटी बात की, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और देश में उन्होंने अच्छा कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया लड़ाई में, और जय जवान जय किसान। तो ये बात है। तो सारी कहानी घूम फिर के जहाँ शास्त्री जी की बात करो, सारे लोग पूछते हैं उनके डेथ के बारे में। हाँ। और उस डेथ के बारे में डिस्कशन इस देश में मेरा मानना है अभी तक कोई नहीं है। राइट। तो आपने जब ये RTI किया तो उसमें आपको क्या डिस्कवरीज हुई? मैंने उनसे RTI में पूछा कि भारत सरकार के पास में उनसे जुड़े हुए कितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जी, और कोई डिक्लासिफाई, मतलब उसमें आप उनको मुझे लिस्ट दो या मुझे बताओ। हाँ। तो मुझे उस पूरे प्रकरण के अंदर 2 बड़े रेलेवेंट जो चीज़ निकल के आए। पहली चीज़ ये थी कि प्रधानमंत्री ऑफिस ने मुझे ये बोला कि हमारे पास में एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है जो क्लासिफाइड है, वो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा हमारे पास में और कुछ नहीं है। मैं उस बात को मानता नहीं, लेकिन जानी हो। विदेश मंत्रालय ने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। विदेश मंत्रालय ने मुझे आंसर दिया कि हमारे पास में शास्त्री की मौत से जुड़े कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। तो मैंने फिर एक और एप्लीकेशन फाइल किया। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री जाके विदेश में मर जाए, यहाँ तो हड़कंप मच जाएगा पूरे देश में। बिल्कुल। 1000 टेलीफोन कॉल आएंगे। उस जमाने के वो टेलेक्स जो भी था, टेलेक्स नहीं था उस जमाने में, तो कुछ और होगा, टेलेक्स से पहले का जमाना है। लेकिन यहाँ 50 फ़ोन कॉल किए होंगे। हमारा एम्बेसडर टी.एन. कॉल साहब ने 50 बार दिल्ली में फ़ोन खड़काया होगा। प्रधानमंत्री का मरना मजाक नहीं था। हमारी आधी गवर्नमेंट उस टाइम वहाँ बैठी थी ताशकंद में, तो उसको लेके बहुत सा करस्पॉन्डेंस डिटेल्स होगा। तो मैंने ये लिखा, तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दी कि हमारे पास में कुछ नहीं है। अच्छा। फिर मैंने कहा जी पॉसिबल नहीं है, आप कैसे कह सकते हो आपके पास नहीं है, इतना कुछ होगा, कुछ कागज जनरेट हुआ होगा। तब उन्होंने मुझे बोल दी कि नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। अच्छा। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला नेशनल सिक्योरिटी? तो ये इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तब ये जब चीज़ निकली तो कुछ मैंने आपको जैसे बताया पहले कि कुलदीप नैयर जी जो मीडिया प्रभारी थे प्रधानमंत्री शास्त्री के, उन्होंने फिर 2-3 बड़ी ज़बरदस्त बातें बोली टीवी में उस ज़माने में 2009-10 के आसपास में। तो उन्होंने वहाँ बोला कि जो उस ज़माने के जो हमारे टी.एन. कॉल साहब थे, जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पे रशिया में, शास्त्री की डेथ हुई है, ये इंदिरा गांधी जी के रिश्तेदार भी थे ये टी.एन. कॉल साहब। अच्छा। तो कॉल साहब उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी बन गए। अच्छा। तो उन्होंने जब कहते हैं बाद में फिर से जब डिबेट हुई है शास्त्री की डेथ को लेकर के, तो कॉल ने मुझे फ़ोन करके हड़काया
अच्छा। कि इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। अच्छा। इमेजिन करो आज के ज़माने में किसी सीनियर जर्नलिस्ट को फॉरेन सेक्रेटरी फ़ोन करके बोले कि ये मुद्दा मत उछाल, उसकी तो गर्दन नाप देंगे मीडिया वाले। पर इनकी हिम्मत थी, इनके जलवे थे उस ज़माने में इन लोगों के। तो ये मुद्दा उठा। उसके बाद में मैं एक चीज़ और जो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा कि उसके बाद यही 2009 और 2010 के बीच में रशिया में कुछ लोगों ने आर्टिकल लिखे, अच्छा, मेरा केस साइट करके कि अच्छा। ये भारत में ये मुद्दा उछला है कि सूचना के अधिकार में भारत सरकारें कुछ फाइलें नहीं देना चाहती है, सीक्रेसी है। तो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क रेज करती है कि शास्त्री जी की डेथ नेचुरल नहीं थी। अच्छा। तो बेसिकली मुद्दा जो हमारे सामने है, मेरी जो अप्रोच है आपने देखा जो नेताजी वाले केस में था कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं स्टोरियाँ नहीं फ्लोट करता। हाँ। उसमें बेसिक अप्रोच ये है कि शास्त्री जी की डेथ को लेकर के दो व्यू है डोमिनेंट। पहला व्यू है कि उनकी डेथ नेचुरल हुई थी। हार्ट अटैक। शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे, उनको ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक उनको हो चुके थे हल्के से। तो हार्ट अटैक किसी को कभी भी आ सकता है, तो उसमें आप कुछ कह सकते नहीं। हार्ट अटैक का तो ये कि अब ये भी बोलना कि वो आदमी बिल्कुल फिट थे। अकॉर्डिंग टू CIA की एक रिकॉर्ड के हिसाब से ही वॉज रिकवर्ड, फुली रिकवर्ड, यू नो, ही हैड रिकवर्ड फुली फ्रॉम द प्रीवियस अटैक्स। अच्छा। वो बिल्कुल रिकवर कर चुके थे। लेकिन हार्ट अटैक के बारे में किसी को पता नहीं कब कहाँ किसको, बिल्कुल फिट आदमी को अभी 2 दिन पहले हमारे वो फिल्म एक्टर हमारे एकदम से चलते फिरते चले गए, के मेरे ख्याल से वो कॉन्सर्ट में चला गया। तो ऐसे कि इसमें कोई किसी को बोल सकता नहीं। लेकिन एक व्यू है कि वो हार्ट के पेशेंट थे और उनको तीसरा हार्ट अटैक आया ताशकंद में, उनकी डेथ हो गई, इसमें कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट व्यू है। ये फर्स्ट व्यू है। सेकंड व्यू जो है वो इसेंशियली शास्त्री जी के परिवार का और उनके नियर एंड डियर्स का है। उनका व्यू क्या कि उनकी जो डेथ है वो जहर दे के हुई है, वो खुद नहीं मरे। अच्छा। तो पहला डिटर्मिनेशन जो हमको हमें देखना है, हमको बनाना है कि इनमें से कौन सी कहानी सच है। तो अगर ये सच दिखाई दे जाता है कि हाँ उनकी डेथ नेचुरल थी तो कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। हाँ। लेकिन अगर उनकी डेथ नेचुरल नहीं है तो फिर आपको पॉइजन का एंगल देखना पड़ेगा। फिर पॉइजन का एंगल जब आप देख करके आए तो पहला मुद्दा ये है डिटर्मिनेशन करने का। हाँ। उसके बाद सब्सिक्वेंट थ्योरीज है। लेकिन मोटा शास्त्री जी मुद्दे में आपको ये देखना है कि क्या नेचुरल डेथ हुई थी या उसमें कुछ गोलमाल था। ठीक है। अगर हम अब टाइमलाइन बनाए शास्त्री जी के डेथ के बाद का, तो वो ताशकंद में थे, 1966 की बात है ये, 66 में जनवरी में। तो क्या व्हाट इज द टाइमलाइन? टाइमलाइन ये है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब 3 तारीख के आसपास उन्होंने भारत छोड़ दिया था। अच्छा। 3 जनवरी को। ठीक है। और 11 जनवरी को उनकी डेथ हुई है वहाँ पे जाकर के। तो वहाँ नेगोशिएशन उनकी चलती रही। पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान था और रशिया में एलेक्सी किसिगिन जो थे और ब्रेजनेव, वो इंचार्ज थे दोनों के दोनों। हमने बड़ी मशहूर उनकी फोटोग्राफ देखी कि वो ताशकंद का अकॉर्ड साइन हो रहा है, वो हाथ मिला रहे हैं। आप उसमें देख सकते हैं, बहुत वीडियो मिल जाता है कि वो बड़े खुश मिजाज नजर आ रहे थे, मतलब हंसते फिरते, बिल्कुल एनर्जेटिक। लोगों ने उनको बिल्कुल वहाँ देखा था। शास्त्री वॉज वेरी एनर्जेटिक। तो वो लोग जब जितने भी लोग, कि वहाँ कम से कम जहाँ तक मेरी नॉलेज है 60-65 लोग हमारे सरकार की तरफ से वहाँ गए थे। होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर सरन सिंह, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर झा, और आपने रक्षा मंत्री, सब लोग वहाँ थे। पूरा भारत, आप कह सकते हैं कि वर्चुअली पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ बैठ गई जाकर के। इतनी बड़ी समिट हो रही थी पाकिस्तान से युद्ध के बाद में। तो ये जो घटना घटी है कि जब उन्होंने हाथ मिलाया, अकॉर्ड जो साइन किया, फेमस ताशकंद अकॉर्ड जो है, फेमस और इनफेमस व्हाटएवर इट इज, वो शाम को 4 बजे हुआ था। अच्छा। 4 बजे मतलब वहाँ के 4 बजे होंगे, वो हमसे आधा घंटा आगे हैं या पीछे होंगे। ताशकंद इस साइड पड़ता है ना, पीछे। तो अगर हमारे यहाँ 4:30 तो वहाँ पे 4 बजे। तो वहाँ के 4 बजे के हिसाब से वो अकॉर्ड हुआ साइन, और पब्लिक के सामने वहाँ पे हज़ारों लोगों ने उनको देखा, शास्त्री जी को। बिल्कुल खुश मिजाज लग रहे थे, बिल्कुल एनर्जेटिक थे। शाम को 8 बजे वहाँ पे उनके ऑनर में, अयूब खान की और शास्त्री जी के ऑनर में एक वहाँ पे पार्टी उन्होंने रखी रशियन गवर्नमेंट में। अच्छा। उन्होंने अटेंड की। वहाँ पे भी वो बहुत खुश मिजाज और बिल्कुल नॉर्मल जैसे नज़र आए। रात को 10 बजे, ये उनके आखिरी जीवन के आखिरी जो क्षण ऐसे हुए कि रात को 10 बजे शास्त्री जी एक दाचा में आके, दाचा मतलब कंट्री हाउस होता है, कोठी टाइप होती है, बंगला जो हमारे क्या कहते हैं उसको, बंगला में था। एक बंगला था और बंगले के थोड़ा दूर एक होटल था। तो भारत के जो डेलीगेशन के लोग सारे, मंत्री और मीडिया वाले, वो सारे होटल में थे। लेकिन शास्त्री जी को और अयूब खान को अलग अलग बंगले दिए हुए थे। ठीक है। तो शास्त्री जी रात को 10 बजे उस बंगले में आ गए। ठीक है। और बंगले में उनको रिसीव करते हैं उनके जो पर्सनल स्टाफर्स जो होते हैं, उसमें उनको रिसीव करते हैं। और वहाँ पे उसमें से 2-4 लोग हैं, उनका पर्सनल वैलेट हो गया। और आर कपूर जो थे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर थे। उस ज़माने में SPG तो था नहीं,
और एक तो कपूर साहब सिक्योरिटी इंचार्ज थे। अच्छा। और उसमें एक डॉक्टर चुग जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, जो उनके साथ बहुत टाइम से लगे थे। तो इस तरह से लोगों ने उनको रिसीव किया। ठीक है। तो वहाँ की टाइमलाइन ये है कि शास्त्री जी को उन्होंने पूछा आपने खाना खाना है, कहते हाँ कुछ छोटा मोटा खिला दीजिए, वैसे मैं खा कर आया हूँ, ज़्यादा भूख नहीं है। हाँ। तो उसी ढांचा में उस बंगलों के अंदर 2-3 रशियन कुक भी थे और एक इंडियन कुक था जिसका नाम था मोहम्मद जान। अच्छा। जो इंडियन कुक भारत सरकार का एम्प्लॉय था, क्योंकि वो TN कौल साहब का कुक था जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पे मॉस्को में। अच्छा, मोहम्मद जान। तो मोहम्मद जान और 2 रशियन कुक भी वहाँ पे थे। अच्छा। तो उन्होंने खाना बनाया और वो उन्होंने उनको दिया। तो खाना किसने बनाया, मोहम्मद जान ने या वो रशियन? खाना मेरे ख्याल से मोहम्मद जान ने बनाया। अच्छा, ठीक है। रशियन मोहम्मद जान ने बनाया और वो इनको फिर शास्त्री जी के जो नौकर थे उन्होंने उनको उसको जाकर उनको दे दिया। ठीक है। और उसके बाद में शाम को 10-10:15 के आसपास में शास्त्री जी ने भारत में बातचीत करी। ठीक है, फोन किया उन्होंने फ़ोन करके कि पूछा भारत में क्या रिएक्शन है करके, मतलब उनके बिहाफ पे बात की। उनके जो स्टाफर थे उन्होंने बात की, वो सामने बैठे हुए थे। अच्छा। और वहीं पे उसी टाइम पे 10:30 बजे जो बड़ी मशहूर कहानी कि शास्त्री जी ने अपनी मिसेस ललिता जी से बात करने की कोशिश की। उनको आवाज़ आ नहीं थी, उस ज़माने के फ़ोन बड़े पुराने थे, आप तो पता ही है। हाँ। कट की आवाज़ आ रही थी तो वो सुन नहीं पाते। तो फिर उन्होंने अपने सन इन लॉ को VN सिंह को बोला कि तुम बात करो। तो वहाँ से वो थ्योरी स्टार्ट होती कि उन्होंने बोला कि लोग नाराज़ हैं मुझसे कि मैंने यहाँ जो करा है ताशकंद में, लेकिन मैं भारत में बड़ी खबर लेकर के आ रहा हूँ। ऐसी कोई बात कहा जाता है जो उनके परिवार के लोग कहते हैं। मतलब कम से कम VN सिंह के दोनों पुत्रों ने मुझे बात ये कंफर्म करी कि ऐसी कुछ बात हुई थी कि कुछ मैं बड़ी खबर लेके आऊँगा, लोग सारे के सारे उसको सुन के शांत हो जाएंगे। तो ये बात हुई है। और उसके बाद में 12 बजे के आसपास में, अगेन अगर आप इसको सर्च हम लोग करें हमको दिखाई देगा, शास्त्री जी के 12 बजे और 12:30 बजे के आसपास में उनकी एक्चुअली फोटोग्राफ्स हैं उस कमरे में घूमते हुए, बाहर से ली हुई फोटोग्राफ्स। बाहर से ली हुई हैं। तो ये उनके जीवन में उनके जाने से 1-1.5 घंटा पहले की फोटोग्राफ। अभी भी वीडियो ऐसे कमरे में चल रहे हैं। हाँ। तो बड़े जाने माने जर्नलिस्ट थे, प्रेम वैद्या और एक हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट थे। तो उन लोगों ने आकर के कहा कि हमको फ़ोटो लेनी है, तो उन्होंने बोला बाहर से ले लीजिए करके। तो वो रात को 12 बजे की फ़ोटोग्राफ्स है। अच्छा। 12:30 बजे वो सोने चले जाते हैं और लाइटें बंद कर देते हैं। और जो उसके अगले दिन शास्त्री जी को, ये है रात को 10 जनवरी 1966 की बात है। अगले दिन सुबह 11 तारीख को उनको भारत आना था। ठीक है। तो जो बाकी के लोग जो वहाँ पे स्टाफर थे उन सब ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो खबर ये होती कि रात को, और ये जिस उनको बंगलों में ठहराया गया था, तो शास्त्री जी का बेडरूम था, उसे साथ में एक स्टडी थी, स्टडी के साथ में एक और रूम था, और उस रूम के साथ में इनके स्टाफर्स के ऑफिस थे। ठीक है। कमरे थे। और एक कुकवारा के लिए फर्स्ट फ्लोर में रहने की जगह थी। तो ये जो यहाँ लोग बैठे थे एकदम से, तो सडनली रात को 1:20 पे उनको आवाज़ आती, देखें शास्त्री जी अपना गाउन पहन के यहाँ पे खड़े और शक्ल से कुछ घबराए हुए। अच्छा। वो डॉक्टर उन्होंने वर्ड बोला, और डॉक्टर बोल के एकदम से मुड़ना शुरू कर, मतलब इवेंट वापस जाना शुरू कर दिया। तो फटाफट कपूर साहब जो ये इनके जो इंटेलिजेंस जो IB के जॉइंट डायरेक्टर थे, सिक्योरिटी इंचार्ज थे, और एकदम से जाके उनको समझ में कि कुछ गड़बड़ है, तो ठीक नहीं। उन्होंने उनको हाथ पकड़ लिया और उनको वापस कमरे में ले जाने लगे, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर में उनको ले जाने, साथ में लेके चल पड़े। थोड़ा चलने के बाद में फिर उनको एकदम से खांसी होनी शुरू हो गई बड़ी ज़ोर से, और बड़ी ज़ोर से छाती में दर्द, जो हार्ट वाले पेशेंट्स को हार्ट अटैक के टाइम पे होता है। फिर वो तो उनके मतलब फिर फटाफट डॉक्टर चुग जो थे ऊपर, वो थोड़े सो गए थे, वो भागे भागे आए। उन्होंने जो कोशिश करनी थी करी, लेकिन वो हालत ख़राब हो गई थी। और चुग ने भी ये रो पड़े, उन्होंने बोला कि बाबूजी आपने मेरे को समय नहीं दिया। अच्छा। तो शास्त्री जी को उनके घर में सब लोग बाबूजी बोलते थे। अच्छा। तो सारे घर वाले स्टाफ वाले उनको बाबूजी बोला करते थे। तो ये रो पड़ा डॉक्टर चुग का कि बाबूजी आपने मेरे को समय नहीं दिया। वो पल्स बहुत कम हो गई थी। और शास्त्री जी के आखिरी शब्द जो चलते थे, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे बाप। तो अपने पिता को और भगवान राम को याद करते करते वो उन्होंने 1:30 पे ख़त्म हो गए। और थोड़ी देर भागे 4-5 रशियन डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं। उन्होंने कोशिश की रिवाइव करने की, वो करता रहा, लेकिन इट वॉज टू लेट। वो चले गए और वो खबर थोड़ी देर में फैल गई पूरे वहाँ पे। और सारे के सारे एक एक करके भारत के सारे महानुभाव और सारे जर्नलिस्ट, कुलदीप नैयर साहब आए, उन्होंने देखा कि बॉडी पड़ी हुई है कोने में और करके, और बिल्कुल सिकुड़ गए थे एकदम से। और अयूब खान भी आ गए। अगले दिन सुबह जो है उनकी बॉडी को भारत लाया गया। तो शायद 9:30 बजे वहाँ के टाइम से उड़े हैं, 2:30 बजे यहाँ पे लैंड किया। उस ज़माने में जहाज इतने फास्ट नहीं उड़ते थे, तो मुझे पता नहीं बीच में ब्रेक था कि नहीं था। और यहाँ पे इधर से दिल्ली एयरपोर्ट से पालम एयरपोर्ट था उस टाइम पे,
और ये जो आजकल का 10 जनपथ है, ये शास्त्री जी का घर था। अच्छा। 10 जनपथ में उनका ऑफिस था, और 10 जनपथ के साथ में एक और कोठी है जो आज के ज़माने में शास्त्री जी का म्यूजियम है। अच्छा। तो ये दोनों कोठियाँ मिली हुई थी। अब उनके बीच में दीवार है। अब तो 10 जनपथ सोनिया गांधी जी का है। अच्छा। लेकिन उससे पहले 10 जनपथ जो था वो शास्त्री जी का ऑफिस था, और जो उसके साथ का जो बंगला है, जो आजकल शास्त्री जी का मेमोरियल है, वहाँ शास्त्री जी रहा करते थे। अच्छा। तो ये जो बहुत हम फोटोग्राफ देखते हैं कि शास्त्री जी की बॉडी पड़ी हुई है, वो 10 जनपथ की फोटोग्राफ्स है। अच्छा। तो ये 4 बजे तक यहाँ आया, तो उस टाइम पूरे एक मील तक लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया पूरे देश में। एक थोड़ा हादसा हुआ ना, 2 साल पहले पंडित जी चले गए, अब 2 साल बाद शास्त्री जी हमारे लिए बहुत बड़ी लोगों को सदमा पहुंचा ज़बरदस्त। हाँ। तो ये मोटा कहानी है। और उसके बाद में अगर आप शास्त्री जी के परिवार की बात करेंगे, तो वहाँ उनको शक हो गया था एयरपोर्ट से। किस लिए शक हुआ? वो शक होने का कारण ये था कि शास्त्री जी के परिवार के उनके सबसे बड़े लड़के थे हरी शास्त्री जी, वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद थे। वहीं से उनको डेड बॉडी के पास में नहीं आने दिया जा रहा था, बेटे को। हाँ। अच्छा। और वो क्रम चलता रहा। आगे भी जब वो बॉडी ले गए, तो अब यहाँ भी वो कोशिश कर रहे थे कि वो बॉडी से दूर रहें। एक और चीज़ मैंने नोट करी है, ये उनके परिवार ने नोट नहीं करी, लेकिन अगर हम लोग सर्च करें उस ज़माने की जो वीडियो रील्स अवेलेबल है, कि जब शास्त्री जी की बॉडी यहाँ लाई गई एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे लगी दांत फाड़ रहे हैं ऐसे करके। अच्छा। हंसने की बात क्या है? हाँ। कोई किसी की डेड बॉडी तो दांत फाड़ा जाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लोग दांत फाड़ रहे थे। अच्छा। हाँ, फोटो वीडियो रील्स है उसकी, मैंने बना कर डाली थी यूट्यूब वगैरह, बट एनी बॉडी कैन सर्च उसको, ट्विटर फेसबुक में बना के उनके स्क्रीनशॉट डाले थे, बट दीज आर अवेलेबल। एपी का होगा, एपी की जो एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस की, आपको मिल जाएंगी। तो आप खुद देखिए लोग वहाँ पे दांत फाड़ रहे हैं बैठ करके। कौन लोग थे? अब वो छोड़िए, क्या इंटरेस्टिंग। तो क्या आपको खुद दिखाई जाएगा जब सामने है, तो मुझे कि मेरे मुंह से क्यों बुलवाते हो आप? तो देख लीजिए कौन से लोग थे जो हंस रहे थे देख कर। इंदिरा जी भी हंस रही थी। अच्छा। और भी लोग थे, कुछ और थे लोग उनके बिल्कुल ऐसे बहुत खुश थे। they were grin to grin, I mean it's like they were grinning, you can see the video by itself। अच्छा। तो ये उनको नहीं मालूम था, ये तो हमें बाद में देखा। लेकिन परिवार में जाके जब उनको शरीर को देखा, वो हालत ठीक नहीं थी। शास्त्री जी का रंग, मैंने उनके घर वालों से पूछा, मैंने तो कभी देखा नहीं उनको, कैसे थे देखने में? हाँ। तो उन्होंने कहा लाल रंग था शास्त्री जी का, चेहरे का रंग था। ही वॉज वेटिश एंड रेडिश। ठीक है। He was not a dark skinned person. He was a very fair person. Okay. लाल रंग के थे। थोड़े से उनके जो दूसरे सुपुत्र हैं उनके सुनील शास्त्री जी, हाँ। उनमें भी थोड़ा सा वो लालपना आता है उनके अंदर। अच्छा। तो थोड़ा सा बेटे में मैंने देखा कि वो चीज़ है। तो वही उनका शक्ल का रंग बिल्कुल डार्क ब्लूइश हो गया करके। तो उन्होंने घर वालों को शक हुआ कि अभी तो मरे 8-10 घंटे नहीं हुए, तो ये कैसे लाल ब्लू कैसे पड़ गया? हाँ। तो ये फैमिली को, और खासकर शास्त्री जी की जो उनकी मिसेस थी ललिता जी को शक हुआ कि जैसे ही उन्होंने कंप्लेन करी, फटाक से कोई उठा के वो चंदन लेकर आ गया और उनके मुंह में चंदन को लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इतना ज़्यादा डार्क था कि अगर आप उस ज़माने की, भगवान भला करे अमेरिकन्स का, इन्होंने फोटोग्राफ ली है रंगीन लाइफ मैगजीन के लिए। अच्छा। अगर वो फोटो नहीं होती तो हम लोग कुछ साबित नहीं कर पाते कि फोटो सारी ब्लैक एंड वाइट है। अच्छा। लेकिन आप वो रंगीन फोटोग्राफ अवेलेबल है हाई रेजोल्यूशन की, आप उसमें देख सकते हैं कि चंदन का पीला लेप लगाने के बावजूद भी उनकी शक्ल में कितना फर्क पड़ गया था। अच्छा। तो ये आपको दिखाई देगा। अच्छा। तो फिर इन्होंने वहाँ पे पोस्टमार्टम की डिमांड की। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर उनको शक हुआ कि ये जहर दिया। इनफैक्ट एक और चीज़ जो कहा जाता है, उनके मतलब घर वालों ने, उनकी शास्त्री जी की माता जी थी इस टाइम पे, माँ ने ही बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। पिता की तो उनकी डेथ हो गई थी बहुत छोटी उम्र में। तो शास्त्री जी की माता जी जीवित थी और 9 महीने बाद गई हैं उनके, शास्त्री जी के जाने के बाद। तो उनके बारे में मुझे उनके घर वालों ने बताया कि उन्होंने कोई गांव में कोई टेक्निक होती है पुराने ज़माने की, कि उन्होंने कुछ असली घी में कोई चीज़ डाल करके वो उनके पैरों में रगड़ी है शास्त्री जी के शरीर के। अच्छा। और वो कहा कि थोड़े दिन बाद जाकर के वो नीला पड़ गया। तो वो उनके हिसाब से कोई सिम्टम्स है कि जहर का है, सिम्टम्स है। अच्छा। तो शक्ल का रंग का था, नीलापन था, लेकिन इसे भी नीला हो गया। तो इसके बाद तो इसलिए वो शास्त्री जी की माता जी ने बाद में स्टेटमेंट दी है घर के अंदर अपने, कि मेरे बेटवा को जहर दे दिया लोगों ने। अच्छा। तो लेकिन तो जहर का शक शास्त्री जी की पूरी फैमिली को, खासकर उनकी मिसेस को और उनकी माता जी को हो गया था। तो हरी शास्त्री ने डिमांड किया कि इनके पोस्टमार्टम कराया जाए। परिवार के लोगों ने डिमांड करा, हरी जी ने तो किया और लोगों ने भी किया। तो इन्होंने, सरकार ने उस टाइम पे इनको, जो भी लोग थे, बोल दिए कि इसको इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये रफा दफा कर दिया और कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम बहुत बड़ी बात है, उसमें हम बाद में फिर आएंगे। तो ये अब चक्कर है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, आप कुछ साबित कर सकते नहीं, बॉडी खत्म हो गई
और तो ये कहानी हुई। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली जो नेताजी वाला केस था उसमें तो एक के बाद इंक्वायरियाँ हुई हैं, क्योंकि वो नेताजी का कद इतना बड़ा था कि आप चाह के भी छुपा सकते नहीं। हाँ। इसमें गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही दबाने में। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है 66 में, जैसे ही अनाउंस किया तो पहला व्यक्ति जिसने सवाल को उठाया था कि डेथ में कुछ डाउट है वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा। अटल जी का रीज़न ये था कि कुछ लोगों ने बाद में थ्योरी फ्लोट करी कि अटल जी ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया शास्त्री जी को, तो शायद उनको ये दिल में उनके बोझ था कि मैंने उनको क्रिटिसाइज़ किया, शायद वो उनको प्रेशर में मैंने डाल दिया। वैसे मुझे लगता नहीं कि जो आदमी गृह मंत्री रह चुका हो, प्रधानमंत्री, वो ऐसे प्रेशर में आने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं अटल जी को बुरा लगा था कि अपने जीवन के आखिर काल में अटल जी किसी के बारे में अपशब्द तो बोलते थे नहीं, लेकिन मान लीजिए मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया और वो चला जाए, भगवान ना करे, तो मुझे बुरा लगा कि भाई उसके अंतिम समय मैंने कुछ बोल दिया। हाँ। तो शास्त्री जी ने वो बात बोली, तो शास्त्री जी ने वो सॉरी अटल जी ने बात की थी। अटल जी ने फिर ये बात बोली है पार्लियामेंट में कि जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो चल के क्यों आए वहाँ पे कोई घर किसी उसका इंतजाम क्यों था, किसी टेलीफोन वगैरह का? कॉमन सेंस की बात है। किसी जो हार्ट का पेशेंट है, अगर हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बिस्तर में लेट जाना है, आपको चलना नहीं है। इनफैक्ट वो चलने से ही उनका अंत समय हो गया कि हार्ट में जब प्रॉब्लम हो तो आदमी को बिल्कुल चुपचाप से लेट जाना चाहिए। तो कॉमन सेंस से शास्त्री जी को मालूम होगी, लेकिन उनको चलना पड़ा, ये कैसे प्रॉब्लम होगी। और कुछ उन्होंने डाउट रेज किया, अटल जी ने स्टार्ट करा कि वो जो उनको दूध उन्होंने पिया था और उनका कुक लेकर आया था मोहम्मद जान, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। पर वो डिबेट ज़्यादा हो नहीं सकी, वो डिबेट वहाँ पे ख़त्म हो गई, मतलब ज़्यादा हुआ नहीं। अच्छा। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटती है, और उसमें से एक आपके मुंबई के एक बड़े जाने माने उस जमाने में रूसी करंजिया ब्लिट्स मैगजीन आया करती थी, टैबलॉइड पारसी। ये लोग हाँ दोनों तीन पारसी एडिटर्स, लेकिन दो का मैं अभी जिक्र करूँगा कि ब्लिट्स जो थी वो रशिया सोवियत रशिया को लीन करती थी। अच्छा। रूसी करंजिया लेफ्ट लीनिंग थी। अच्छा। लेफ्ट क्या वो रशिया लीनिंग थी। और उस ज़माने की बहुत अच्छी मतलब टैबलॉइड थी, ब्लिट्स करके आती थी उस ज़माने में। तो ब्लिट्स में एक खबर छपती है, उसमें ये कहा जाता है कि शास्त्री जी जाने से एक लेटर छपता है जो लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद जाने से एक दिन पहले लिख के भेजा था रूसी करंजिया को। अच्छा। और उसमें उसे मेंशन किया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ कि इस चाह से कि शांति देश दुनिया में यार मैं। तो करंजिया ने वो आर्टिकल छापा, वो लेटर को छाप के बताया कि देखो वो आदमी अपने जीवन के आखिर समय में शांति की इच्छा से वहाँ गया था और शांति स्थापित कर दी, लेकिन वो खुद नहीं बचा। अच्छा। तो कितनी दुख की बात है, लेकिन हाँ उनका शांति का मिशन अचीव हो गया। मतलब इस तरह की बातें मैं जो लिखी मैं आपको सुना रहा हूँ कि शास्त्री जी शांति के बड़े इच्छा से गए थे, लेकिन ये कुछ हुआ। और ये उनका आखिरी मतलब उनका कह सकते हैं कि उनका आखिरी उनका संदेश है देशवासियों के लिए ये इस लेटर में। अच्छा। ये घटना घटने के एक साल बाद सन 67 में एक और हमारे पारसी थे, पीलू मोदी। अच्छा। पीलू मोदी, जिन्होंने उनका भी अखबार चलता था, मार्च ऑफ द नेशन। ठीक है। पीलू मोदी बड़े बदनाम थे कि उनको बोलते थे CIA एजेंट। अच्छा। इन देश में यहाँ पे उनकी मिसेज जो थी अमेरिकन थी, अमेरिका से पढ़ करके आया था। अच्छा। तो वो ऑब्वियसली ही वाज नॉट प्रो रशिया। अब उसके बेचारे की जब बीवी अमेरिकन है तो वो क्यों अमेरिका के खिलाफ बोलेगा। तो वो ये था, उन्होंने एक आर्टिकल छापा और वो आर्टिकल उन्होंने सोर्स किया एक बैरूत के किसी डेली को। बेरूत लेबनान की किसी डेली को कोट किया। उसमें लेबनान के किसी दिल्ली बेस्ड फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ने स्टोरी लिखी थी कि रशिया ने जो इस 1965 की लड़ाई है उसमें इंडिया को बेसिकली ठगा है। अच्छा। हमें जो हथियार दिए वो सब स्टैंडर्ड थे। अच्छा। तो 3 एलिगेशन लगाए मोटे मोटे। दूसरा एलिगेशन उसने ये लगाया कि ये जो ताशकंद की समिट हुई थी ये कोई भारत पाकिस्तान के लिए नहीं हुई है, रूस अपना दिखाना चाहता था कि हम भी इस इंटरनेशनल मतलब जो इस तरह की मीटिंग हम भी करवा सकते हैं और हम उसके प्लेयर्स हैं। तो भारत पाकिस्तान उस खेल के बिल्कुल प्यादे थे, हमारा कोई अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं थी। अच्छा। तीसरी बात उसने उसमें लिखी और जो इसको अपने पीलू मोदी ने छाप दिया कि वो जो लेटर जिसकी बात की जा रही है, को आखिरी टेस्टामेंट जो है शास्त्री जी का, वो बेसिकली फॉर्जरी है, जो रूसी मोदी ने किया था। हाँ, जो ब्लिट्स में आया था। तो ये उसने छाप दिया। जब ये छापा तो ब्लिट्स वालों ने इसको बोला कि CIA कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम मी। अच्छा। कि CIA वालों मुझसे हाथ पीछे हो जाओ, ब्लिट्स को मत हाथ लगाना। तो ये इन दोनों की टैबलेट की आपस में लड़ाई हो गई है। आज का जमाना होता टीवी में तो धमाल बच जाता लेकिन उस जमाने में लेकिन टैबलेट में ये निकल रहा है, वहां से निकल रहा है। करते तो इन्होंने खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगाया मार्च ऑफ द नेशन जो पीलू मोदी का, कि ये तो पता लगाना बड़ा सिंपल है। अब अगर शास्त्री जी ने एक लेटर प्रधानमंत्री ने भेजा है तो रिकॉर्ड रूम पे होगा, ओरिजिनल होगा। हाँ। उसका प्रोड्यूस किया जाए, कहाँ पर है, ये तो फॉर्जरी है लेटर की और इस पर इंक्वायरी कराई जाए। हाँ। तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसके बाद में ये बवाल मसला, ये फिर इशू उठ गया पार्लियामेंट में आबिद अली नाम के मेरे ख्याल से कांग्रेस के लीडर थे, उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है, वो बोल रहे हैं कि नकली लेटर केजीबी ने प्लांट कराया फलाना ढमकाना, तो ये बताया जाए। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, उसने कहा जी हमें कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, साफ मना कर दिया। अच्छा, तो इंक्वायरी नहीं हुई। करते 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 मार्च ऑफ नेशन के वहाँ से थ्योरी ये निकल के आई है कि जिसने भी वो लेटर प्लांट किया था उसको ये मालूम है कि शास्त्री वापस नहीं आने वाला। वाह, क्योंकि आप किसकी हिम्मत है प्रधानमंत्री के नाम का नकली लेटर प्लांट कर दे मीडिया में कि प्रधानमंत्री जब वापस आएंगे ताशकंद से तो तुम्हारी खबर ली जाएगी। बिल्कुल। तो जिसने भी, उनका ये आइडिया है कि जिसने भी वो लेटर प्लांट किया है उसको ये मालूम है कि ये आदमी वापस नहीं आएगा। अच्छा इसका मतलब उनका ये मतलब था कि इनको मारा गया। तो उन्होंने उंगली उठाई रशिया पे, केजीबी पे। उन्होंने कहा अगर केजीबी ना भी हो तो केजीबी का रोग एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसेंशली रशिया पे उंगली उठाई गई केजीबी के ऊपर। अच्छा। और इस अगेन ये सवाल पार्लियामेंट में उठा उस ज़माने में कि इस पर इंक्वायरी की जाए, तो सरकार ने, इंदिरा गांधी ने मना कर दी कि हमें कोई इंक्वायरी करने की। वीवर आजकल के दिन में हम बड़े क्यूरियस किस्म के लोग हैं, छोटी छोटी बात में क्यूरियोसिटी होती है। उस ज़माने में क्यूरियोसिटी नहीं थी लोगों में। अच्छा। नहीं किया, नहीं पूछा उन्होंने। अब इस कहानी का जो अगला पड़ाव निकलता है वो निकला कोई 30-35 साल बाद। अच्छा। एक अमेरिका में CIA का बहुत बड़ा अफसर था वाल्टर मैकिन्टोश। वो CIA का जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस विंग का बहुत जाना माना आदमी था करके। अच्छा। उसने क्या किया कि उसको इस केस के बारे में मालूम था, तो उसने कोई CIA के जर्नल्स के लिए इस पर आर्टिकल लिखा। तो उसको उन्होंने मना कर दी कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, आप नहीं छाप सकते। CIA ने मना करा होगा बिकॉज इंटरनल क्लियरेंस उनको नहीं दी होगी। तो उसने, ये बात का मुझे कैसे मालूम, मुझे इसलिए मालूम है कि उसने फिर टेड गो नाम का एक आदमी है जो बहुत जाना माना एस्टैब्लिश रिस्पेक्टेबल अमेरिका में ऑथर है। अच्छा। जिसने अमेरिका में सीक्रेसी को लेकर के कई चीज़ें बाहर निकाली हैं। मतलब बड़ा विद्वान किस्म का आदमी है और कोई ऐसा ऐरा गैर आदमी नहीं है। ठीक है। उसने उसको खबर लीक कर दी। तो उसने खबर जो लीक करी, उसने बोला कि ये जो लेटर था वो हमने CIA ने प्लान करवाया था। अच्छा। हमारा इंटेंशन ये था कि ये पाकिस्तान, इंडिया जो था पंडित जी के टाइम पे रशिया के साथ में था, लेकिन शास्त्री जी थोड़ा सा प्रो अमेरिका स्टैंड रखते थे। अच्छा। और इनमें आपस में डिवीजन को बड़ा करने के लिए हमने इस नकली लेटर को प्लांट करवाया ब्लिट्स मैगजीन में। अच्छा। इंटेंशन ये था कि जब शास्त्री जी वापस आएंगे ताशकंद से, वो नाराज होंगे और इसको खिलाफ में स्टेटमेंट देंगे। अच्छा। वो स्टेटमेंट जो है रशिया वालों को पसंद नहीं आएगी। अच्छा। तो बेसिकली दैट वाज अ मिस्चीफ द CIA डिड। लेकिन उसने बोला कि मैकिन्टोश ने कहा कि हमें उसको बेचारे को बहुत तकलीफ हुई। उसने कहा कि जिस आदमी को हमने वहाँ ब्लिट्स में, ये हमारा जो सोर्स था, जो एजेंट था जिसको हमने ये लेटर दिया, वो डबल एजेंट निकला। उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है KGB को। और अच्छा। उसको लगा कि शायद KGB ने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया है कवर अप करने के लिए। अच्छा। तो कम से कम वाल्टर मैकिन्टोश का मानना था कि KGB ने शास्त्री जी को मार दिया और हमारी ही गलती से जो हमने प्लान कराया, शायद उनको कवर करने के लिए उनको फ़ायदा उसका हो गया। तो उस बेचारे को बहुत ग्लानि थी, उसको दिल में तकलीफ थी कि मेरी वजह से, हमारी वजह से, हमारा इंटेंशन तो मिसचीव करने का था, लेकिन हमने उनको बहाना दे दिया उसको मारने का। अच्छा। और कवर हमने ही नकली प्रोवाइड कर दिया। अच्छा। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होगी और ये पब्लिक डोमेन में, अगर मुझे मालूम है तो गवर्नमेंट को मालूम होगा। हाँ। पब्लिक में उसने आर्टिकल लिखा, जो ऑथर है बहुत जाना माना है, गवर्नमेंट से कोई रिएक्शन नहीं आया करके। तो ये इस तरह की ये मोटी मोटी कहानी ये है कि ये डेथ की मिस्ट्री थी और डेथ की मिस्ट्री पे सवाल उठे, पार्लियामेंट में दबा दिए गए। फिर ये नकली लेटर की बात आती है, वो दबा दिया गया। उसके बाद में शास्त्री जी वाले केस में ठंडा मामला पड़ गया। लेकिन बार बार जब नेताजी की बात होती थी, नेताजी मिस्ट्री की, तो ये वाला भी केस लोग लगाते थे। अच्छा। तो सन 70 में नेताजी का इशू बहुत उछल गया और एक कमीशन बैठ जाता है, खोसला कमीशन। तो जैसे ही नेताजी का कमीशन बैठता है तो जो शास्त्री जी के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि शास्त्री जी का भी कमीशन बनाओ। अच्छा। तो वहाँ पर ये डिमांड उछलनी शुरू होती है। तो शास्त्री जी वाले मुद्दे पे जो ढंग से डिबेट हुई है वो सन 70 में हुई है पार्लियामेंट में। ढंग का मतलब कंपेयर टू 66 अच्छी डिस्कशन हुई है। तो वहाँ लोगों ने अलग अलग आरोप लगाए। पहला है कि फिर से उंगली उठी है मोहम्मद जान के ऊपर। अच्छा। दूसरा, कांग्रेस के ही महावीर प्रसाद जो नेता थे, इसमें सारी पार्टी के लोगों ने बोला, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, अदरवाइज जनसंघ के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने ही बोला कि डेथ में कुछ गड़बड़ है। अच्छा। तो महावीर प्रसाद जी जो थे, उन्होंने एक जो उसमें वो था कि उन्होंने बहुत सेंसेशनल दावा, एक तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बोली उसके अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेलिजेंस वालों ने पहले उस दाचा को अप्रूव नहीं किया था। अच्छा। बाद में चेंज कराया लास्ट मिनट पे इन्होंने, तो हमारा अप्रूवल नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक बात और बोली कि
उन्होंने ये बात अच्छी बोली कि रशियंस को शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है उनकी डेथ में। अच्छा। और उन्होंने हमको पोस्टमार्टम ऑफर किया है। अच्छा। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि ये क्या बात सच है क्या? सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद में फिर डिस्कशन डिबेट हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब ये था, उन्होंने कुछ आंसर दिए क्वेश्चनों के, मतलब 8-10 पन्ने की डिटेल दी है उन्होंने कुछ। उसमें बेसिक उन्होंने बात बोली कि जब हमें शक ही नहीं है तो हम क्यों मोहम्मद जान पे शक करें, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? जब हमें शास्त्री जी की डेथ पे कोई डाउट ही नहीं है तो हम किस बात की इंक्वायरी करें इसमें? सो गवर्नमेंट ने ये स्टैंड है कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा। और कोई गुंजाइश ना रशिया पे हम शक करेंगे, ना हमको मोहम्मद जान पे शक है, ये कुछ नहीं होगा। जब ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आ गया तो पहली और आखिरी बार शास्त्री जी की जो मिसेस थी ललिता शास्त्री, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अच्छा। उन्होंने कहा जी ये तो मेरे को प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ और है। उनको आखिरी मरने से पहले उनका एक फ्लास्क था जिसमें पानी उनको दिया गया, वो पानी पीने के बाद उनको चक्कर आया। अच्छा। ये सरकारी नैरेटिव में कहानी निकल के नहीं आ रही है। और उन्होंने बोला कि जब उनका जब दम घुट रहा था तो लोगों ने उनको पानी देने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। वो उन्होंने इशारा कर रहे थे कि ये फ्लास्क में कुछ है, लेकिन जब पीने का पानी दिया तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसका उनका ये मानना था कि पानी के थ्रू उनको जहर दिया गया। अच्छा। ये उन्होंने एलिगेशन, उन्होंने फिर बताया और कि शास्त्री जी की बॉडी फूल गई थी, ब्लोट कर गई थी। ओके। सिर्फ काले नहीं पड़े, ब्लोट कर गई थी। ओके। हाँ, तो और इतने थे कि और लोगों ने फिर बाद में ऐड किया है कि उनके जो इतनी ब्लोट कर गई थी, कपड़े मतलब बनियान को फाड़ना पड़ा था। अच्छा। उतरना पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ से लेके पूरा ब्लैक ऐसे करके, और कट के निशान थे, एक यहाँ पे कुछ कट के निशान थे, ऐसे कट का निशान था यहाँ पे एक इधर, और दूसरा यहाँ पे गर्दन के पीछे था, छेद था। और जब उनकी बॉडी यहाँ पर आई है तो सबने फैमिली के लोगों ने बोला कि उसमें यहाँ से, और बाकी लोगों ने जो उनसे बहुत जाने माने शास्त्री जी के बहुत सपोर्टर थे, उनके बहुत साथी में थे जगदीश कुडेशिया जी। अब वो कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के हेड रह चुके थे। अच्छा। बड़े आदमी थे, कांग्रेस के नेता थे वो। तो वो क्यों झूठ बोलेंगे? मैं ये जो बातें बता रहे हैं कांग्रेस के लोग की बातें, ये बीजेपी के लोग की बातें नहीं है। तो उन्होंने वो भी बोला कि गर्दन में जब छेद था उससे खून निकल रहा था, उसका लाल रंग का जो भी था खून था, क्या था। और सारे शास्त्री जी की टोपी खून से लथपथ, सारे कपड़े जो थे, ये अभी खुल्ला उनके परिवार के लोग बोलते हैं। वो टोपी भी पड़ी है उनके पास में। टोपी भी पड़ी है? हाँ, टोपी में अभी भी वो है खून? हाँ, शायद कुछ होगा उसमें, क्योंकि अगर खून था वो जो भी है लाल रंग का, और सारे कपड़े और तौलिया वौलिया सब खून से लथपथ। ये कैसे हुआ? तो ये छेद कहाँ से आया? मैं आता हूँ उसके ऊपर। तो ये ऐसे गोल था, तो ये इस कंडीशन में बॉडी वहाँ पे थी। तो ये ललिता ने बोला कि हमको तो डाउट है करके। ओके। सरकार ने रफा दफा कर दी, और अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम पे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है 71 में, क्योंकि ये अप्रैल सितंबर की बात थी करके। तो ये फिर ये इशू दब गया। उस टाइम में 71 की लड़ाई के देश का माहौल ही बदल गया बहुत सारा। हाँ। उसके बाद से आज तक कभी शास्त्री जी का मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठा है। अच्छा। कहानी खत्म हो गई। अच्छा। अब उसके आगे आपको समझना पड़ेगा कि 2-3 घटनाक्रम ऐसा घटा है बिफोर वी। पहले मैं अपने काम पे बात करता हूँ कि पहले हमको ये आपने सवाल पूछा कि गर्दन में छेद कहाँ से आया करके। जब मैं इसमें अपना रिसर्च स्टार्ट किया तो मुझे भी डिटर्मिनेशन करना था कि ये नेचुरल डेथ है कि या तो परिवार सच बोल रहा है या गवर्नमेंट सच बोल रही है। हाँ। ठीक है ना? और दोनों का व्यू बिल्कुल आपस में ऑपोजिट है। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल सा जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो रिसर्चर हूँ, मुझे क्या पता चीज़ों के बारे में। तो मैंने क्या किया कि मैंने जितना डेटा अवेलेबल था कि सरकार की स्टेटमेंट पार्लियामेंट में और परिवार की स्टेटमेंट, और उसके अलावा फोटोग्राफ्स, शास्त्री जी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ ताशकंद पे, हाँ। शास्त्री जी की बॉडी की फोटोग्राफ भारत में, दिल्ली में। फिर उसमें से कुछ डेटा जो सरकार ने प्रोवाइड किया कि उनको मरते टाइम पे डॉक्टर्स जो ने क्या दवाई लगाई है। ठीक है। रशियन डॉक्टर्स ने उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के एम्बामिंग के लिए कौन सा लिक्विड डाला है। अच्छा, एम्बाम किया था उन्होंने। गवर्नमेंट ने बोला कि उनका एम्बामिंग की गई थी बॉडी की। तो ये सारा डेटा मैंने ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से और शास्त्री जी का फैमिली का जो आधिकारिक उनका व्यू था उससे क्लब करके नोट बनाया। ठीक है। और वो मैंने 10 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को दिखाया। ठीक है। जो ये वो लोग होते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं। मुझसे पहले किसी और व्यक्ति ने ये कोशिश की थी, उसने जाके बात करी कार्डियोलॉजिस्ट से। कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने की जरूरत नहीं कि कार्डियोलॉजिस्ट की बात तब होगी जब पेशेंट जिंदा होगा। बिल्कुल। जाने के बाद में आपको पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर वही देखते हैं कि जहर है कि नहीं, जो चीज़ फाड़ करते हैं। हाँ। तो मैंने उन्हें बोलते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। हाँ। तो मैंने 10 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से ये डेटा उनके सामने रखा और सवाल 10 अलग अलग जगह पे भारत में कि मैंने उनसे पूछा कि अगर ये आदमी नेचुरल हार्ट अटैक से मरा है तो क्या उसका शरीर सर्दी का मौसम में एम्बामिंग करने के बाद में सिर्फ 10 घंटे बाद उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी क्या? मतलब ये कंपैटिबल है कि नहीं है? और ये सरकार
बोलती है कि ये वो करने से हो गया है, ममिंग जो है करने से हो गया है करके। ममिंग से तो जहाँ तक मेरी समझ उल्टा होता है। हाँ। और रशिया वाले तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं ममिंग करने के। लेनिन की बॉडी ऐसी लगता है जैसे कल परसों की डेथ हुई, इतनी क्लियर बना के रखी। बिल्कुल। तो ये 10 घंटे में बॉडी इतनी काली नीली पहले के, और इनफैक्ट लोगों ने एलिगेशन लगाए थे कि ये ममिंग जो की गई थी ये जहर को स्टमक वॉश करने के लिए की गई। ये दया भाई पटेल का चार्ज था और अगले लोगों कि ये स्टमक वॉश किया लोगों ने। इसको एम्बामिंग कह रहे हैं। अच्छा। ये उसका मामिंग नहीं किया उन्होंने, निकालने के उसके चक्कर में नीला पीला पड़ गया। बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लगे थे उस टाइम पे। और तो उसमें ये तो मैंने इनसे पूछा, 10 के 10 लोगों ने मुझे बोला ये जहर है। अच्छा, 10 के 10 10 के 10 में उठते बोला जहर है। मैं कहता सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें, तो निकलेगा ऐसे, बॉडी ब्लॉट ही नहीं कर सकती। और उसमें से 3 या 4 डॉक्टर्स ने मुझे लिखित में, जो मैंने अपनी किताब में उनके नाम से डाल दिया है। अच्छा। क्योंकि हर एक आदमी डर के मारे बोलेगा नहीं। हाँ। बड़ा सेंसिटिव केस है। हाँ। लेकिन 3-4 डॉक्टर्स ने लिखित में मुझे बयान दिया, वो मैंने अपनी किताब में डाला। तो उसमें से एक एम्बामिंग एक्सपर्ट है, तो उन्होंने बोला कि ये एम्बामिंग ठीक से नहीं हुई है, कुछ इसमें गड़बड़ है। और करने वाले बड़े सीनियर डॉक्टर थे रशिया के। उसमें से एक आदमी बाद में आके मेरे ख्याल से जो उज़्बेकिस्तान का हेल्थ मिनिस्टर बना डिप्टी, या ये उस जमाने में था ऐसा कुछ, सीनियर पीपल, वेल नोन पीपल। इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये जो बॉडी ब्लोट कर रही है, ब्लोटिंग तब होती है जब शरीर जब सड़ता है। हाँ। और ये सड़ता है शरीर गर्मियों में 24-48 घंटे के बाद। तो ये तो सर्दी का टाइम है यार, माइनस में टेम्परेचर था 11 जनवरी को दिल्ली में भैया 3-4 डिग्री टेम्परेचर होता है। अच्छा। स्टाल वहाँ तो उज़्बेकिस्तान उधर तो ताशकंद में तो माइनस में होगा टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पॉसिबल नहीं है करके, ये इसका मतलब गड़बड़ है। उसने कहा साहब बोला कि ये जो काला रंग है ये तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन बॉडी में नहीं गई है, तो या तो घोटने से, गला घोटने से, या जहर से हुआ है। तो उन्होंने वो डॉक्टर रीजन मेरे को दी, मैंने वो किताब में डाल दिया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा 10 लोगों से, सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने सबने बोला कि जहर दिया। फिर उन्होंने बताया मुझे कि जैसे फॉर एग्जांपल उसमें और भी अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रशिया में कहानी ये है कि रशिया में जो रूल थे उस ज़माने में वो ये थे कि आदमी की जान की कीमत हो ना हो, लेकिन कोई बंदा अगर मर जाए और खासकर और ऊपर डाउट हो जाए कि उसको मारा गया, तो पूरी इंक्वायरी करते थे। अच्छा। और पोस्टमार्टम वाज मस्ट, और अगर पोस्टमार्टम नहीं कर सकते तो बॉडी के ऑर्गन और निकाले जाते थे टेस्टिंग करने के लिए। तो फिर वो डॉक्टर ने बताया कि ये बाद में रशियन से मान लिया कि ये जो छेद था ये एम्बामिंग लिक्विड डालने के लिए किया गया था। अच्छा। गर्दन वाले छेद को उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारा कोई छेद नहीं है। अच्छा। लेकिन परिवार और शास्त्री जी के जानने वालों ने वो देखा है। मैं शास्त्री जी की वाइफ की बात को मानूंगा, ठीक है। मैं उनकी वाइफ क्यों झूठ बोलेगी, मुझे बताइए, विधवा होने के बाद वो बेचारी क्यों झूठ बोलेगी? बिल्कुल। हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि छेद देखा, छेद में खून था, निकल रहा था। तो मुझे वन ऑफ द डॉक्टर्स कंसर्न जो पैथोलॉजिस्ट हैं फोरेंसिक, उन्होंने बताया कि अगर पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता, चीर फाड़ नहीं की जा सकती, तो और तरीके होते हैं पता लगाने के। खून निकालना, बॉडी का ऑर्गन निकालना, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला कि एक हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, रीढ़ की हड्डी में एक फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाँ, उसको निकाला जाता है। तो यूजुअली कहते हैं वो निकालने की जगह जो होती है वो पीछे की तरफ से होती है। अच्छा, लोअर बैक में। लेकिन कभी कभी वो गर्दन के पीछे छेद करते हैं। सो अपेरेंटली इससे देख के लगता है कि रशियंस ने कोशिश की थी। अब इसमें एक और बात मैं आपको बता कि जो पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था महावीर प्रसाद ने कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम रशियंस ने ऑफर किया था। हाँ। सरकार ने कहा नहीं। जो व्यक्ति उस जमाने में होम सेक्रेटरी था और जो ताशकंद में बैठा हुआ था, उसने 90 के दशक में अकेला, LP सिंह, बड़ा जाना माना ICS ऑफिसर था, ICS ऑफिसर पुराने जाने का, LP सिंह ने 1990s में अपनी जीवनी लिखी। और वहाँ उसने गलती से ये बात, उसको शायद याद नहीं रहा होगा, उसने ये एडमिट कर लिया कि उन्होंने ऑफर किया था, हमने मना करा है। अच्छा। तो भैया मेरे, आपने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। तो किसके अथॉरिटी से इन्होंने मना किया? वो भगवान जाने, लेकिन उन्होंने मना किया। क्योंकि LP सिंह कोई और बोलता था, मैं उसकी बात इग्नोर कर देता। और LP सिंह अपने हिसाब से सपोर्ट कर रहा है कि नेचुरल डेथ है, पर गलती से उसके मुंह से ये डिटेल जो है वो निकल गई। उसने किताब में लिख दिया कि हमें पोस्टमार्टम ऑफर किया था लेकिन हमने मना करा। लिखित अवेलेबल है? हाँ, लिखित में LP सिंह की किताब में साफ लिखा। मैं तभी आपके सामने बड़ी मतलब गवर्नमेंट ने झूठ बोला? गवर्नमेंट ने झूठा पार्लियामेंट के अंदर। ओके। तो झूठ बोलने का मतलब क्या? और सुनिए कहानी। उसके बाद और घटना घटती है कि 1991 में यहाँ दिल्ली में जो सोवियत एम्बेसी थी, हाँ, उसकी एक मैगजीन आती थी, सोवियत लैंड। ठीक है। तो सोवियत, ये समय जो था
89 के बाद से आपको याद होगा कि सोवियत रशिया टूटना शुरू हो गया था। हाँ। और वहाँ पुराने डार्क सीक्रेट निकल के आने शुरू हो गए, पुरानी चीज़ें, मर्डर ये वो, KGB की फाइलें, इतना ढमकाना। हाँ। तो उसमें हवा चल रही थी, वो क्या कहते हैं, वो ग्लासनोस्ट और पेस्ट्रोइका चल रहा था कि उसमें वो खुला माहौल, खुला टाइम उनका शुरू हो गया था। कैन यू बिलीव दैट अभिजीत? उसमें उन्होंने दिल्ली की सोवियत लैंड मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जो लिखने वाला था KGB का एक ऑफिसर रिटायर्ड। अच्छा। तो वो ताशकंद के बारे में लिखा उसने। ठीक है। और उसने ये लिखा उसके अंदर कि शास्त्री जी का कमरा जो बग था, बग मतलब उसमें हाँ। वो छुपने के, वो सुनने के वो डिवाइस हम भी लगाते हैं, वो लगा रखे थे उन्होंने करके। हम कौन से काम है सर? तो ये लगा रखे थे उन्होंने यहाँ पे सुनने के लिए, टैप कर रहे थे उसको करके। तो उनके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है? उन्होंने ये बोला कि जब शास्त्री को सीजर आया, ठीक है, तो हमको पता चल गया था। अच्छा। लेकिन हमने इंडियन साइड को नहीं बताया, क्योंकि अगर हम बता देते तो उनको मालूम चल जाता कि हम बगिंग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि सीजर उनको आया था, ये बात ऑफिशियल वर्जन में कहीं नहीं आ रही है। अच्छा। व्हाट कुड, तो वो तो हार्ट अटैक की बात कर रही है, सीजर की बात। सीजर हार्ट अटैक से नहीं होता है? अब मुझे जहाँ तक हुई ना कि अब ये आप बताइए कि ये दिल्ली की सोवियत लैंड मैगजीन में, जो उनकी मैगजीन है उसमें बात छप रही है, तो ये आपकी सोवियत एम्बेसी जो है उसके आधा किलोमीटर दूर पे हमारा विदेश मंत्रालय बैठा हुआ है। तो ये मैगजीन उनको नज़र नहीं आई क्या? अगर आप और मैं उसकी जगह पे होते तो हम सीधा वहाँ पे फ़ोन करते कौंसलर को कि यार आपने ये आर्टिकल छापा है, ये जो जिस भाई ने आर्टिकल लिखा है उससे कांटेक्ट करो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के आखिरी क्षणों की कुछ रिकॉर्डिंग है, हमको दी जाए। बिल्कुल। उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। दूसरी कहानी आपको मैंने सुनाई थी कि मोहम्मद जान जो था, हाँ, वो इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दी कि उसके हमें कोई शक ही नहीं है, इंक्वायरी क्यों करें हम लोग। वो कुक था उनका, जो कुक था, हाँ, सरकार का कुक था। TN कुक, कॉल का कुक। TN कॉल एक नंबर का धूर्त आदमी था, वो अलग कहानी है। अच्छा। और एक नंबर का धूर्त आदमी था। तो वो ये 1998 में इंग्लैंड का अखबार है इंडिपेंडेंट, आपको याद होगा, अब तो आजकल ऑनलाइन हो गया आजकल, द इंडिपेंडेंट, इंग्लैंड का अखबार। उसमें उन्होंने, उसके मॉस्को कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक स्टोरी छापी। उसमें एक रशियन कुक, जो मैंने कहा ना, वो दाचा में, विला में, उसमें 2 रशियन कुक भी थे किचन के अंदर। हाँ। उसमें से एक था अहमद सतारोव। तो अहमद सतारोव का इंटरव्यू छपता है। ठीक है। और वो कहता है जी हमको तो KGB को शक हो गया था कि जहर दिया है। अच्छा। और हमको रात को उठा के ले गए थे। अच्छा, निकाल दिया KGB वाले। हाँ, ओके। ना इससे आगे 2000, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इग्नोर कर दिया। अच्छा, ठीक है। किसी को पता नहीं, किसी को इग्नोर कर दिया लोगों ने। ये खबर छपी रशिया के अंदर, लेकिन पिकअप कर ली इंडिपेंडेंट लंदन ने। मुझे मालूम चल जाती है, लेकिन सरकार को नहीं पता। अच्छा। इंडिपेंडेंट, इनके सारों का खानदान वहाँ बैठा हुआ लंदन में, सब जितने हमारे नौकर, ये विदेश मंत्रालय वाले 50-50% है, आधे इंग्लैंड में आधे अमेरिका में, इनके फैमिली वाले रहते हैं। इनको नहीं पता कि इंडिपेंडेंट अखबार में इतनी बड़ी खबर छपी है। 2010 में जब मैंने सूचना का अधिकार लगा के मैंने खबर छापी, तो रशिया में फिर एक अखबार में खबर छपती है जिसमें अहमद सतारोव का स्टेटमेंट डिटेल में आता है। अच्छा। ठीक है, वो छप जाता है वहाँ पे। उसमें अहमद सतारोव कहता है कि रशिया प्रधानमंत्री जब मरे हैं भारत के, तो KGB को शक हुआ कि इनको जहर दिया गया है। ठीक है। इसका मतलब, पहला मतलब ये निकलता है कि ये जो कहानी दी जाती है कि शास्त्री जी को बॉडी भारत में आई है, परिवार ने देखा और परिवार को शक हुआ कि वो उनको जहर दिया गया है, इसका मतलब उनको शक रशियंस को वहीं पर ऑन द स्पॉट हो गया। दिस समथिंग मच मोर देन दैट। तो कुछ तो दिखा होगा उन्होंने, कुछ दिखा होगा जिससे उनको शक हुआ। दूसरा, उन्होंने कुक्स को अरेस्ट कर लिया। तीनों कुक्स को? दोनों रशियन कुक्स। इनको कहते हैं कि हमको दूर किसी, ये लोग ले गए शहर के बाहर, किसी वहाँ पे दाचा के अंडरग्राउंड में ले गए। और कहता है ऐसा हमारा इन्होंने इंटरोगेशन किया कि जब मेरा जो वो दोस्त था उसके बाल सफ़ेद हो गए रातों रात। जैसे था ना शाहजहां के बाल सफ़ेद हो गए थे, शौक जब पड़ता है, झटके में एकदम से बाल सफ़ेद हो गए रातों रात, डर के मारे में। और इसने कहा कि मुझे तुतलाने की बीमारी हो गई है, अभी तक तुतलाता हूँ मैं। अच्छा। ऐसा इंटरोगेशन टॉर्चर किया उसमें उन्होंने। अच्छा, टॉर्चर किया। इंटरोगेशन किया, वो टॉर्चर वही जो भी होता है रशियन साइड में क्या होता करके। उसके बाद उसने जो आपका सवाल था, उन्होंने आंसर दिया कि थोड़ी देर बाद में वो इंडियन कुक को लेकर आया वहाँ पे। अच्छा, उसको भी लेकर आया? हाँ। अच्छा। आप मुझे एक बात बताइए, इंडियन कुक जो है वो भारत सरकार का एम्प्लॉय है, उसको कैसे लेके आएंगे ये लोग? उसको अगर ये लेकर आए हैं तो जो धूर्त आदमी वहाँ बैठा है TN कॉल, उसको नहीं मालूम होगा? क्या आपको लगता है कि विदेश में किसी आपके एम्बेसी के एम्प्लॉय को, जिनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है, विदाउट आपकी नॉलेज के कोई इंटरोगेट कर सकता है? टच नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो कम से कम कॉल्स आपकी नॉलेज में तो होगा ही। उन्होंने अप्रूव किया होगा।
बिल्कुल अप्रूव किया होगा, तभी तो उसको उठा के वहाँ लेके वो लोग डाइवर्ट करने के लिए। बिल्कुल। और जब ये बात, मैं पूरे सरकार की जितनी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में आई है, मैं उसमें ये बात ढूंढ रहा था, अगर एक जगह भी ये बोल देते कि रशियंस ने इंक्वायरी करी है, उन्होंने कुछ नहीं मिला उनको, मैं इस केस पर आगे नहीं बढ़ता। अच्छा। ये बात आपने कैसे छुपा दी कि मोहम्मद जान की इंटरोगेशन हुई थी? और अगर इंटरोगेशन हो गई है तो इसका मतलब आप कैसे कह सकते हैं वो क्लीन चिट है? अगर क्लीन चिट है तो इंटरोगेशन क्यों हुई थी भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये बात छुपा रहे हैं। वो टीएन कॉल साला जनता था यहाँ पे 95-6 तक, वो पहले वहाँ का एम्बेसडर था हमारे मॉस्को में। अच्छा। उसने सुभाष बोस वाला केस भी हैंडल किया हुआ है। अच्छा। हाँ, एज जॉइंट सेक्रेटरी। देन ही वाज द एम्बेसडर इन रशिया। जैसे ही वो केस होता है उसके 6 महीने बाद फॉरेन सेक्रेटरी बन जाता है। अच्छा। फॉरेन सेक्रेटरी बनने के बाद में ही बिकम्स द इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका। अच्छा। भारत की पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो रशिया में और अमेरिका में बोथ में एम्बेसडर रहा। अच्छा। उसके बाद में फिर इसको रिटायरमेंट के बाद इसको राजीव गांधी जी के टाइम पे फिर इसको भेजा जाता है एम्बेसडर रशिया के नाम। 2 बार बना रशिया में एम्बेसडर। अच्छा। मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई हमारा और कोई इतना बड़ा नहीं होगा जो कोई भी भारत का एम्बेसडर रशिया अमेरिका में इकट्ठे नहीं रहा है अलग अलग टाइम। ये था। और ये मुंह फट आदमी था, उलूल जुलूल बातें करना, सबके कट्ठे चित्र खोलना, बड़ी बड़ी बातें करना। इसने अपनी किताब, लंबे लंबे इसके लेक्चर होते थे, किताबें बड़ी बड़ी अभी मिलती हैं बहुत सारी। मुंह फट आदमी था, बड़ी बड़ी बातें करता, डींगे हकता था बड़ी बड़ी। जब इसने सारी बातें बोली शास्त्री की डेथ के बारे में, ही वॉज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऑन कॉल। ओके। ही हैज सेड नथिंग इन हिज बुक्स। कुछ नहीं बोला। एक लाइन कि ही डाइड, दैट्स ऑल। दैट इज अ वेरी सस्पिशियस थिंग। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कुलदीप नैयर जैसे इतने वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बोला कि मुझे इसने हड़काया है फ़ोन पे कि डेथ पॉइजन वाली थ्योरी की बात मत कर। अच्छा। ये दोनों अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसी और केस में अगर हो तो यहाँ पे कत्लेआम हो जाएगा भारत के अंदर। ये हरकतें नहीं है इस देश में। अच्छा। तो मेरा ये मानना है, कीपिंग इन माइंड दीज एंड मैनी अदर फैक्टर्स, मेरी किताब में है, सारी किताब तो मैं पूरी पढ़ के नहीं सुना सकता, ऑफ कोर्स, हाँ। लेकिन है कि ये डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है। दैट इज माय असेसमेंट। तो ये जो मोहम्मद जान है उसको इंट्रोगेट किया, उसके बाद व्हाट हैपेंड टू मोहम्मद जान? मोहम्मद जान वाज जब ये 1970 में ही वाज वर्किंग इन द राष्ट्रपति भवन एज ए कुक। अच्छा। ही वाज अ वेरी ओल्ड गवर्नमेंट हैंड, तो ओके। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और जो शास्त्री जी के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर चुग, उनका क्या बाद में? डॉक्टर चुग के बारे में हुआ ये था कि डॉक्टर चुग, पहली चीज़ तो ये है कि ये लोगों ने पार्लियामेंट में कहा भी था कि ये चुग ने क्या स्टेटमेंट दिया अपना धमकाना। जब सुभाष बोस की डेथ हुई थी 1945 में, 95 में दुनिया क्या थी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल। और सुभाष बोस की डेथ हुई है किसी फॉरेन कंट्री में। हाँ। जो भी गवाह थे उसके उस जमाने में, हाँ। डॉक्टर ये फलाना धमकाना, उनकी स्टेटमेंट छपी है अखबार में उस जमाने में। भारत का प्रधानमंत्री मर गया ताशकंद में, ये 4-5 आदमी उनके गवाह हैं, उनके क्षणों के। वो लोग वापस आते हैं। हाँ। और पूरा जीवन जिंदगी में दिल्ली में रहते हैं, उनकी कोई खबरें नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मीडिया में कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, गायब। वेरी सब लोग। आर कपूर साहब मुंबई में डेथ हुई है अभी 2000, मेरे ख्याल से अभी 2010 के आसपास ही उनकी डेथ हुई आर कपूर साहब की, मुंबई के अंदर। मुझे ओके। किसी परिवार वालों ने फ़ोन किया मुझे कि फॉरेन से कि वो तो अभी गए हैं। तो ये हालत है। तो पार्लियामेंट में जो डिस्कशन डिबेट हुई, तो किसी ने बोला था बीच में, तो उन्होंने गवर्नमेंट के लोगों ने सजेस्ट किया कि हम चुग साहब को बोलेंगे पार्लियामेंट में आकर के आंसर दें। हाँ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और बाद में कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि इनको चुप किया गया, सबका मुंह बंद रखा गया कि कोई भी आदमी को चू नहीं कर रहा। अच्छा। ठीक है ना। उस पर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है ना। जब वो वहाँ से बाहर से आते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की डेथ हो गई है, जब वो दिल्ली आएंगे, चुग आएंगे, कपूर साहब आएंगे। कपूर साहब तो आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे। बिल्कुल। हाँ। ये लोग तो अगर चाय पानी पियेंगे उसकी भी रिपोर्ट बना के देते हैं। हाँ। तो उसकी रिपोर्ट नहीं होगी क्या? कहाँ है रिपोर्ट वो? अच्छा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रिपोर्ट तो होगी लेकिन अवेलेबल नहीं है। अब नहीं है। अभी अगर होती तो मेरे सामने तो नहीं है ना। छुपाई क्यों है? छुपाई हुई। भाई सुभाष बोस के बारे में आपने ये झूठ बोला कि अंग्रेजों का जमाना था, हम तो पुरानी बात है भूल गए, चलो मारो गोली उसको। ये बताओ इसमें कहाँ है? बिल्कुल। ये तो आपका 66 की बात है, इंडिपेंडेंट इंडिया है। तो ये रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ। बाद में कहानी ये बोलती कि 1970 जो इलेक्शन हुए इमरजेंसी के बाद में, तो हवा चली थी कि गवर्नमेंट इलेक्शन हारेगी। अच्छा। और इलेक्शन हारेगी जो जनता पार्टी गवर्नमेंट आएगी। हाँ। तो एक उसमें लोगों में अफवाह ये थी कि अगर जनता पार्टी आई तो वो सारे केस खोलेगी। इनफैक्ट उन्होंने केस खोले, सुभाष वाला भी केस खोला था। अच्छा। उन्होंने और भी केस उन्होंने रामलोहिया का भी केस खोल के देखा था। अच्छा।
तो उस टाइम में इस तरह का माहौल बना था, डर का माहौल, जैसे आज का डर का माहौल था कि जनता पार्टी पावर आ गई तो केस खोलेगी, और केस खोले मोरारजी भाई ने। तो जब ये बात थी उसी में दौरान में कहा जाता है कि डॉक्टर चुग की मौत हो जाती है सडनली। डॉक्टर चुग की? हाँ। अच्छा। वो कैसे होती है आपको बताता हूँ, आप खुद समझदार आगे। डॉक्टर चुग कार चला रहे हैं, उनके साथ उनकी मिसेज हैं सरोजनी चुग, और पीछे उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और था, वो घर में था। और राजघाट के पास में पीछे गाड़ी में टक्कर मारी किसी ट्रक ने। डॉक्टर चुग देखने के लिए कि गाड़ी में क्या डैमेज हुआ बाहर निकले, उसी ट्रक ने फिर टक्कर मारी है, और चुग साहब चले गए, उनकी मिसेज चली गई, उनका लड़का चला गया, और लड़की जो है वो क्रिपल्ड हो गई, बोलने के मतलब मेरे ख्याल से शायद जीवित अभी भी, लेकिन किसी हालत नहीं बोलने की। तो क्या ये आपको लगता है कि ये कब की बात है? ये है 1977 इलेक्शन से पहले, बिल्कुल जनरल इलेक्शन से पहले, 70s की बात है। 77 इलेक्शन से पहले होगा। तो टक्कर काफी मल्टीपल मारी, क्योंकि पहले टक्कर में पीछे से टक्कर मारी है, तो वो देखने के लिए बाहर है क्या हुआ, तो फिर से मारी गई है। वो मारने वाले ने भी ऐसे ही मारा हो कि कार भी जाए साथ में आदमी भी जाए, मतलब हत्या हुई उनकी। उसको देख के तो अगर ये डेटा सच है, हाँ, तो मैं किसी सोर्स से डेटा कोट कर रहा हूँ, वो सोर्स जो है वो रिलायबल सोर्स है। बाकी तो दिल्ली पुलिस की फाइल तो मैंने खोल के देखी नहीं है। अच्छा, क्या लिखा उसमें, और बाकी ये तो अब किसका विश्वास करें, ये लोग जो पार्लियामेंट में झूठ बोल सकते हैं कि इनका क्या विश्वास है। लेकिन ये कहानी है कि रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है, अनइम्पीचेबल सोर्स है इन द सेंस कि ये ऐसे एक्सीडेंट उनका हुआ था। तो ये एक्सीडेंट से किसको दिखाई दे रहा है कि नेचुरल डेथ है। तो ये हुआ डॉक्टर चुग है। और जो शास्त्री जी का जो अटेंडेंट था, वो भी, उसके ऊपर भी कहा जाता है कि ट्रक चढ़ गया था। ये उसके फैमिली वाले कहते हैं, मुझे नहीं मालूम उस बारे में। अच्छा। वो भी क्रिपल्ड हो गया था बाद में करके, ये फैमिली वाले बोलते हैं। ओके। तो जैसा JFK वाले केस में कहा है ना कि जॉन एफ कैनेडी के केस में जितने गवाह थे वो उसमें से कई लोग टपका दिए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो कुछ ऐसा ही अब चक्कर है, इस पे कभी इंक्वायरी हुई नहीं, कभी इस बात पे कभी क्या करें। अजीब बात है, इंक्वायरी हुई नहीं। देश भारत, इंडिया वैसे ही वंडर है, पर वंडर दैट इज इंडिया। तो आज क्या सिचुएशन है? देयर इज कुछ भी इंक्वायरी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। अब उसके पहले, उससे जान से पहले अगर अब इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं है, केस खत्म हो चुका है, सिर्फ एकेडमिकली है, और मैं ही अकेला हूँ जो उस पर बात करता हूँ, बाकी कोई बात भी नहीं करता। तो उसमें ये कि अब उसमें अगर आप एकेडमिकली एक क्वेश्चन रेज आता है, वो जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वो ये कि अगर डेथ नेचुरल नहीं थी, जहर की थी, तो उसके बाद 3 थ्योरी आती है। Then who could have been responsible for his exactly death? Why would he be removed? Who gains from who gains? कौन किसको फायदा होता है शास्त्री जी के जाने से? हाँ। तो पहली और सबसे मशहूर थ्योरी जो कि अमेरिकन CIA ने KGB ने मार दिया। KGB ने मार दिया, ठीक है। KGB जो उस जमाने में था। तो उनको क्या मिलता उससे? उसका ये थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे दाहिया भाई पटेल। सबने बोला कि, लेकिन दाहिया भाई पटेल ने खुल के उसको सपोर्ट किया। ठीक है। उन्होंने वही बोला कि ये पूरा जो ताशकंद का जो समझौता था वो हमारे फेवर में नहीं था इंडिया के। ओके। और शास्त्री जी को प्रेशर डाल करके उनका व्यू चेंज किया गया। ठीक है। तो रशियन, उनके हिसाब से KGB को इन सबको मालूम था कि यहाँ तो प्रेशर मार करके वो साइन कर देंगे, लेकिन भारत में जाके वो पलट जाएंगे। ओके। तो इसको यहाँ से साइन करा के और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद में एक भारत में ना, हम तो सेंटिमेंटल लोग हैं कि उसमें भारत में एक ऐसी लहर दौड़ेगी कि लोग उसमें भूल जाएंगे सब कुछ। हाँ। और इनको सपोर्ट करने के लिए इनफैक्ट अगर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट कोट किए हैं CIA कि वो भी एडमिट कर रहे हैं कि प्रेशर था शास्त्री पे। अच्छा। और दूसरा ये कि उनकी डेथ होने से लोग ताशकंद के कोर्ट को भूल गए। अच्छा। उसमें से शायद कुछ पोर्शन हमारे फेवर में नहीं था। मेरे ख्याल से हाजी पीर को देना, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, शायद हमारे इंटरेस्ट में नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और वो शायद अगर इंटरेस्ट में नहीं था तो शास्त्री जी को मालूम है कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं, तो ही वॉज अंडर प्रेशर, क्योंकि वो नेगोशिएशन चली है बहुत लंबी चौड़ी वहाँ पे। एक दिन की इवेंट है, 3 तारीख को चलेगा यहाँ से, और 11 को 10 को साइन हुआ अकॉर्ड। 7 दिन में क्या 50 बातें हुई होंगी, किसको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। पूरी फाइलें सीक्रेट होंगी वहाँ पे, रशियन वाले यहाँ पे। तो ये कारण है। लेकिन मैं तो उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिए दाहिया भाई पटेल ने कि रशियंस कैसे मारते हैं दूसरे लोगों को। अच्छा। उन्होंने हत्याएं की हैं यहाँ वहाँ पे, फलाना ढमकाना। मेरा मानना ये है कि मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि रशियंस ने मारा। मेरे कारण 2 हैं। तो ये दाहिया भाई पटेल की थ्योरी है, सरदार पटेल के सुपुत्र की, रशिया ने मरवाया उनको। अच्छा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें साथ दिया बाय कीपिंग बम, बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी। बिकॉज उसने खुल्ले एलिगेशन लगाया, तो आप कुछ बोल नहीं रहे तो आप भी इन्वॉल्व हो गए। इसका मतलब मेरा मानना है कि उसमें 2 रीज़न थे। मैं उनको कम से कम रशियंस को ब्लेम नहीं कर सकता। अगर मैंने अभिजीत जी कोई गलत काम किया है तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं छिपाऊंगा उसको। ठीक है। तो रशियंस ने पोस्टमार्टम ऑफर किया हमारे को। अगर उन्होंने गलत काम किया होता वो कभी पोस्टमार्टम ऑफर नहीं करते। मैंने गलत काम किया, मैं छिपाऊंगा इस बात को।
हाँ, दूसरा ये कि उन्होंने बंदे अरेस्ट करके इंटरोगेशन किया उनकी, दैट मीन्स दे डिड सम इंक्वायरी। हाँ, दीज आर नॉट द साइंस ऑफ समबडी हु हैज डन was guilty। हाँ, और दूसरा है कि मारना हो वो भी, और ये भी अपने आप में कि इतना बड़ा दुनिया में सम्मेलन करो जहाँ दुनिया जहान भर के जर्नलिस्ट बैठे हैं, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठे, कौन बेवकूफ़ आदमी अपने घर में बुला के कौन मारता है? बिल्कुल बिल्कुल। दैट डजंट ऐड अप। एंड दूसरा है कि हमारी कोई दुश्मनी वैसी भी थी मारने का भी, दिस इज ऑलवेज अ मेथड इन मैडनेस। क्यों मारेंगे क्या वो आप? और जिन लोगों को टपकाया भी गया है वो छोटे मोटे ऑपरेशन यहाँ वहाँ पे दुश्मन टाइप थे। भारत बहुत बड़ा देश था, भारत के प्रधानमंत्री कौन मारेगा? हाँ, भारत क्यूबा नहीं है। हाँ, क्यों मारेंगे आप लोग? हाँ, हाँ। इतने बड़े देश के नेताओं को मार के कौन दुश्मनी पैदा करेगा इतने? और रशियन बेचारे तो बड़े घबराए होंगे कि भाई आने वाले टाइम तक भारत के लोग हम पे ना ब्लेम ठोके। हर एक आदमी कॉन्शियस होता है अपने रेपुटेशन को लेकर। बिल्कुल। हाँ, तो मैं रशिया को ब्लेम नहीं करता। सेकेंड थ्योरी निकल के आती है कि जो भारत की बड़ी पेट थ्योरी कि CIA ने मरवा दिया। CIA ने रशिया CIA ने मार दिया और वो भाभा को भी उन्होंने मारा 7 दिन के बाद में। तो ये थ्योरियाँ मार्केट में बहुत चलती हैं। हाँ, मेरा उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है और मैंने उसमें पूरे चैप्टर में लिख करके पूरे इस केस का बैकग्राउंड समझाया। वो बैकग्राउंड क्या है कि भारत में पढ़ी लिखी जमात को एक बीमारी है कि ये इनको फोबिया है CIA का। अच्छा। हर चीज़ में CIA का नाम घसीटते हैं। इमरजेंसी लगी तो जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया बोला ये CIA का एजेंट है। पीलू मोदी को बोल दिया वो भी CIA का एजेंट है। अपने JP को CIA का एजेंट बताया गया। अपने आम आदमी पार्टी के साथ कौन आए थे हमारे यहाँ दिल्ली में, आपके महाराष्ट्र से? अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे को भी CIA एजेंट बताया गया। अच्छा। फिर मुंबई 11 का जो हमला है उसमें तो हमारे डिग्गी राजा ने कहा था, उसने एम्पलीफाई किया कि ये CIA ने करवाया है यहाँ पे। ओके। तो भारत में एक ऐसी जमात है जिसको CIA को अपने शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति थे। हाँ। वो जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे कांग्रेस के मुखिया थे, तो उन्होंने भी CIA का नाम घसीटा इसके अंदर। अच्छा। और सबसे कमाल की बात ये कि जितने लोग ये CIA पे एलिगेशन लगाते हैं उन सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं। जैसे जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई, जब उनकी हत्या होती है, आप सुन के मानोगे नहीं, बट बिलीव मी, भारत सरकार ने ऑफिशियली अमेरिका पर चार्ज लगाया। ऑफिशियली पार्लियामेंट में ऑफिशियल होता है। अच्छा। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि अमेरिका ने मरवाया, क्योंकि राजीव गांधी ऐसे बड़े नेता बन गए दुनिया के कि अमेरिका घबरा गया था। अबे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन ऐसी सी बातें इन्होंने जुमले छोड़े इन लोगों ने। और वो बात अमेरिका में अमेरिका में एक डग बी राइटर नाम का एक रिपब्लिकन निकल से था, उसने अमेरिकन कांग्रेस में ही मुद्दा उछाला। मैंने पूरा डिटेल दिया अपने किताब में उसके। अच्छा। उसने कहा ये भारत के लोगों को अपना दिमाग इलाज कराना चाहिए। हम तो आपको पैसे देते हैं, हम क्यों मारेंगे आपके लोगों को, राजीव गांधी को? हम तो आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ के देश के लोगों को दिमाग में फितूर है, कोई CIA ने नहीं किया कोई। और भाभा के बारे में बड़ा क्लियर है, भाभा ने खुद अपने हाथ से लेटर लिख करके जोड़ा हुआ है, शास्त्री जी को लिखा था कि हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं। उसमें इंपॉर्टेंट बात अभिजीत जी ये है कि CIA के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, तो उससे 3-4 मोटी मोटी बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि शास्त्री जी का जो रिश्ते थे अमेरिका से खराब नहीं थे। हाँ। शास्त्री जी ने ताशकंद जाने से पहले आप कह सकते हैं अमेरिकन को इन्फॉर्म करके वहाँ गए थे। अच्छा। इन सेंस उनकी अप्रूवल उन पर भी थी कि आप जाइए। नंबर 2, शास्त्री जी का आखिरी लेटर जो लिखा गया वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन को लिखा गया ताशकंद से। ओके। और उनकी आपस में चाहे कितनी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ तक ताशकंद की बात आती है, अकॉर्ड की बात है, अमेरिका ने रशिया की भी तारीफ करी है। अच्छा। जॉनसन ने भी तारीफ, इनफैक्ट वो अयूब खान के साथ बैठ के भी उन्होंने बोला है, ठीक, उन्होंने और बातों में उनकी लड़ाई हो, लेकिन ताशकंद में भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का जो रशिया का रोल था वो अमेरिका ने भी कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। अच्छा। इवन सब्सिक्वेंटली आफ्टर 5-10 ईयर्स। तीसरा ये, इवन निक्सन और किसिंजर तक ने शक नहीं किया। और किसका नाम लूंगा, अभी किसिंजर को मरे 1 दिन हुआ है, क्यों झूठ बोलूं उसके नाम पे। हाँ। उसने भी शक नहीं किया। तो ऊपर से फिर आप उसमें और उनका बिहेवियर देखिए। शास्त्री जी जो थे अगर जीवित रह जाते तो वो अमेरिका जाने वाले थे बाद में। अच्छा। तो जब उनकी डेथ की खबर आती है तो अमेरिकन राष्ट्रपति जॉनसन की ऑडियो टेप अवेलेबल है। अच्छा। रिकॉर्डिंग जो उनकी हुई थी। हाँ। बड़े दुखी वो बात कर रहे हैं कि भारत में उनका अंतिम संस्कार होना है, तो मैं जाऊं कि वाइस प्रेसिडेंट को बोला कि तू जाए। तो फिर बोला कि वो उनके पास कस्टम नहीं है तो राष्ट्रपति जी जाता नहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट गया। ठीक है। उनकी जो मिसेस थी जॉनसन की, उनके कमेंट्स हैं कि मैं तो उनको रिसीव करने का इंतजार करती, बहुत दुख हुआ कि उनके। अच्छा। तो आप वो पढ़िए, बिल्कुल सिंसियर और डिसेंट किस्म के लोग हैं, वो क्यों मरवाएंगे उसको? तो बेचारे दुखी थे उसके जाने के बाद। ओके। तो कोई दूर दूर तक कोई ये बिल्कुल बेसिर पैर की उलूल जुलूल बकवास कहानी है।
जिस तरह की कहानी वो वाली कहानी है, वो आपकी CIA ने मुंबई 11 का हमला कर दिया। पागल हो आप लोग यार, हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ में, बिजनेस के रिश्ते अच्छे हैं। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अमेरिका ने क्यूबा को, अरे कहाँ क्यूबा क्या भारत यार, तुम क्या कंपैरिजन नहीं है। इतना बड़ा देश है, हमारे इतने लोग वहाँ रहते हैं, हमारा इतना अच्छा उनसे रिश्ता है उनके साथ में, क्यों हम वो करेंगे वो लोग करके? पागलबंदी की बातें। तो पहला एंगल उड़ गया, दूसरा एंगल उड़ गया, तीसरा एंगल सबसे खतरनाक है। अब वो इतना खतरनाक है कि उसके अंदर बोलना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि सबूत नहीं है। मुझे भी तो मरने के बाद ऊपर वाले को शक्ल दिखानी, मैं अब किसी पर तो चक्कर है कि वहाँ इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो कंक्लूजन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो तीसरा एंगल ये है कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी का नाम घसीटा इसके अंदर। अच्छा। तो राजनारायण ने इंदिरा गांधी का नाम घसीटा, उसके बड़ा एक डायलॉग था पार्लियामेंट में कि ये बोलती फिरती हर जगह कि हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन के मैं तो ऐसी रह गई। तो इस तरह की बातें उन्होंने, राजनारायण ने ओपनली एलिगेशन लगाए थे और इनडायरेक्टली इस बात को लोगों ने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था। अच्छा। ये हुआ कर। और उसमें फिर एक और आदमी का नाम खींचा गया था, वो था धर्मा तेजा, जयंती धर्मा तेजा। तो धर्मा तेजा वाज, जैसे हमारे आजकल मल्लिया साहब है ना, मल्लिया साहब के बाप थे, मतलब ये। अच्छा, उस समय का मल्लिया। और उसके ही बाप स्कैंडल वैंडल थे। पहले उनकी एक अमेरिकन बीवी थी, जूइश, बड़ी अमीर। अच्छा। वो मर गई, पता नहीं खुद मरी है या मारी है, क्या चक्कर है। हिमसेल्फ वाज ए न्यूक्लियर फिजिस्ट, जिसने भारत में आया, उसकी दूसरी बीवी इसके साथ मिल गई। अच्छा। और उसको लेके सारी पार्टियों वार्टियों में जाया करता था करके। फिर इसको एक्सेस मिलना शुरू हो गया, पंडित जी की पार्टी में शाम को जाता होगा करके। अच्छा। पंडित जी चले गए तो शास्त्री जी से अपॉइंटमेंट मांगा इसने। अपॉइंटमेंट मिला तो अपनी वाइफ को लेके पहुंच गया, ग्लैमरस थी बड़ी वो। तो शास्त्री जी ने बोला कि अपॉइंटमेंट तो आपको दी, आपकी वाइफ को तो दिए मिलने का। तो इस तरह का उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें मार्केट में सर्कुलेशन में थी। अच्छा। फिर उसके बारे में कहा जाता है कि पंडित जी के कहने पे उसको बहुत पैसा मिला, तो उसने जनती ट्रस्ट, कोई पोर्ट ट्रस्ट या कोई ऐसे बनाया, तो उसके बड़े ऑफिस खुल रहे थे उस जमाने में न्यूयॉर्क में, यहाँ पे करके। अच्छा। तो ही मेड लॉट ऑफ मनी, देन ही एस्केप फ्रॉम दिस कंट्री। अच्छा। भागा था यहाँ से, अमेरिका से इसको उठा कर यहाँ पर लेकर आया करके। बट ऑन दी अदर एंड ही वाज ऑलवेज क्लोज टू द गांधी फैमिली। अच्छा। उसको संजय और राजीव धर्मा तेजा अंकल बोलते थे, तेजा अंकल। और ये संजय गांधी जो लंदन में था, तो ये गार्डियन था उसका वहाँ पे। अच्छा। और इसके बारे में और था कि अडवाणी जी और बाकी लोगों ने इसका नाम खींचा है इस केस में। अच्छा। तो ये एलिगेशन लगाया था उन्होंने कि जब ही वाज TN कॉल्स फ्रेंड बाय द वे, धर्मा तेजा। ओके। कि जब ये शास्त्री जी की मौत हुई है तो ये उस टाइम पे ताशकंद में, मॉस्को में, ताशकंद में से किसी एक में था। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसका डिनाइल तो किया है, ताशकंद में नहीं था, लेकिन शायद ये डिनाई नहीं है कि मॉस्को में नहीं था वो। अच्छा। और ही वाज अ न्यूक्लियर फिजिस्ट। तो ये इसका नाम आता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2-3 चीज़ें बस क्लियर दिखाई देती हैं कि शास्त्री जी के रिश्ते इंदिरा जी से अच्छे नहीं थे। ओके। और दूसरा ये था कि शास्त्री जी उनको इंदिरा को बनाना चाहते थे, हटाना चाहते थे कैबिनेट से। अच्छा। ये कंफर्म है, इंदिरा जी ने खुद अपने बात में एडमिट कर लिया। अच्छा। तो उनके रिश्ते, ये को मैं आपको स्टेट सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, ये पता सबको कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन सिर्फ उसके बेस पे और इन बाकी चीज़ों के अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो एलिगेशन जो राजनारायण ने लगा रहा, अगर मैं लगा दूं तो मैं तो, अगर गलत हुआ तो पाप चढ़ेगा ना मेरे पे। इंदिरा जी इस देश की 16 साल तक प्रधानमंत्री रही है, हमारे लिए श्रद्धे हैं वो। तो मेरा मानना है कि अभी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। बट एक चीज़ क्लियर है कि रशिया और अमेरिका का इसमें हाथ नहीं है डायरेक्टली। बट यू आर प्रीटी श्योर कि पॉइजनिंग हुआ है? मेरे पास में 3 ऑप्शन टेबल पे है। हाँ। आई एम श्योर ही, तो इट इज अ केस ऑफ, मेरा मानना है कि जहर वाली बात ललिता शास्त्री, 10 लोगों से आपने पूछा, ललिता शास्त्री जो बोल रही हैं वो ठीक कह रही है। सरकार ये जो है ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा ये मानना है ऑन बी बेसिस ऑफ एविडेंस। मैं आपको एविडेंस की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे बुलाते हैं। दूसरा ये कि उसके बाद अगर जहर की बात ठीक है तो 3 थ्योरी निकल के आती है कि रशिया ने मार दिया, अमेरिका ने मार दिया और किसी और ने मारा, इंटरनल सबोटाज हुआ है। तो पहले 2 एंगल को मैं रिमूव कर रहा हूँ। बिल्कुल। तीसरे में अभी मैं कंक्लूजन ड्रॉ, मतलब वो इतना भयानक चीज़ है कि मैं नहीं चाहूँगा वो सच हो, क्योंकि हमारे लिए शास्त्री जी, इंदिरा जी, सारे के सारे हमारे आदरणीय, हमारे सारे श्रद्धे हैं। मैं कैसे इतनी बड़ी बात को बोल दूँ? तो एविडेंस नहीं है उस पर। लेकिन ये कि खटपट थी बीच में थोड़ी सी। तो आज अगर इस केस को आगे लेना है, उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? उसका एक ही तरीका है कि आप रशियन सरकार से बात करें। उज़्बेकिस्तान का जो हाँ ताशकंद है, उसके एम्बेसडर ने खुल्लम खुला स्टेटमेंट दिया था कि भारत सरकार इंक्वायरी करना चाहती तो हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और आपने कहा कि उनकी कैप थी, टोपी।
देखिए वो सब बात की बात है। देखिए रशिया में उनकी डेथ हुई है, टेली टेल साइन है कि केजीबी ने इस केस उन्होंने इंक्वायरी करी, उनके पास रिकॉर्डिंग है, लास्ट बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी उनके पास में, उन्होंने खुद से इंक्वायरी की होगी, बिल्कुल होगी। आपके घर में भी, आपके घर में आकर के कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री मर जाए, बहुत बड़ा हादसा, आपके पास इतना बड़ा हादसा, आपको चिंता रहेगी कि आने वाले 50 साल तक हम पे एलिगेशन लगाएंगे। तो रशियंस ने बना करके रखा होगा पूरा डॉजियर की असलियत क्या है। तो क्यों नहीं, जैसे नेताजी वाले केस में हमने रिक्वेस्ट की थी कि पुतिन से जाके बात करो, और मोदी जी ने कहा था लेकिन हमें पता नहीं किए कि नहीं किए। तो भारत सरकार बात नहीं करना चाहती, तो उन्होंने नहीं करी। नहीं तो आपको लगता है कि इनमें इतनी अकल नहीं आई IFS वालों में। मैं तो IAS में फेल हो गया था प्रिलिमिनरी में, ये लोग तो पास होके बैठे हैं, इनका दिमाग तो मुझसे 6 गुना आगे चलता है। इन्होंने क्यों नहीं पूछा जाकर के? तो ये बात, ये पूछना नहीं चाहते। और नहीं पूछना चाहने का कारण एक और इसमें एक कारण है, उसमें कारण ये कि अगर आपने आज शास्त्री जी वाला मुद्दा उछाला, हाँ, तो इनको डर है कि नेताजी वाला मामला उछल जाएगा। अच्छा, और चिंता नेताजी वाले केस की। उसमें एक आपको मैं सुनाता हूँ कहानी क्या है, इट्स एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। कोई आदमी अगर स्टेटमेंट दे कमीशन कमेटी के सामने, उसको एविडेंस माना जाता है। हाँ। तो जगदीश कुडेशिया जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मुखिया थे, तो ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये सोर्स RSS का नहीं है, कांग्रेस का, मैं सारे कांग्रेस का सोर्स दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने खोसला कमीशन जो नेताजी की डेथ पर बनी थी उस पर स्टेटमेंट दिया, हाँ, ऑन रिकॉर्ड, ऑन ओथ स्टेटमेंट। ओके। उन्होंने बहुत खतरनाक बातें बोली हैं, उसमें से एक बात मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड आपको 2 बातें बताऊंगा। ठीक है। वो बात उन्होंने ये बताई बात कि शास्त्री जी डिड नॉट बिलीव इन whatever was happening he was saying publicly, he did not believe that Subhash Bose died. अच्छा। Number 2, he believed that Netaji was alive. Okay. और उन्होंने ये बड़े खतरनाक शब्द यूज़ किए कि अगर वो आदमी जिंदा रह जाता तो सुभाष बोस वाले केस को रिजॉल्व कर देता। अच्छा। और कुछ इसी तरह की बातें शास्त्री जी के परिवार ने भी बोली है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो भारत सरकार जो रशियन गवर्नमेंट से शास्त्री को लेके, ऐसे तो हम गुरु हैं, सारी बातें खुल के होती हैं। हमारा पुतिन तो हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, पुतिन को फाइल खोलने प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी, वो तो कंट्री बदल चुका है। आज भारत के पास इतनी ताकत है, अगर आज हम रशियन सरकार से हाथ जोड़ के मांगे, आपके पास 2 है, दीजिए, कुछ भी गलत होगा हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आप तो अलग कंट्री बन चुके। हाँ, हम उनसे नहीं पूछते, तो हम नहीं जा रहे। वो प्रॉब्लम रशिया की नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं पूछ रहे। ओके। जबकि हम सत्य और अहिंसा के पुजारी नंबर 1 है दुनिया में। हाँ। तो इनको डर ये है कि अगर ये सवाल पूछेंगे, भगवान ना करे वो नेताजी वाला केस भी अगर खुल गया तो उसमें मारे जाएंगे लोग। इनकी बेसिक चिंता सुभाष चंद्र बोस है। तो ये कनेक्शन है इन दोनों केसेस का कि शास्त्री ये जानते थे कि नेताजी, शास्त्री वाले केस में वो कनेक्शन है नहीं, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आपने इसमें हाथ डाला, हाँ, तो इट कैन सेट ए वेरी नेगेटिव प्रेसिडेंट कि सुभाष बोस का भी हाथ लगे हाथों। मैं चुप रहूंगा क्या? अगर कल को शास्त्री जी की बात करोगे, हम कहेंगे नेताजी के नाम पे ऐड करो। बिल्कुल। हाँ। इनको नेताजी के नाम पे इनको पता कि वहां मारे जाएंगे हम लोग। इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इस इशू पे ढंग से डिबेट हो नहीं रही है। और एक जो पूरे देश में एक माहौल बन गया है टीवी चैनल्स में कि 4 पार्टी के प्रवक्ता आते हैं। हाँ। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि आपस में अंडरस्टैंडिंग करके आते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करो और कोई मुद्दे पे कंक्लूजन मत ड्रा मत करो। तभी इनके सारे फेल हो रहे, सभी लोग पॉडकास्टिंग देखते हैं। कम से कम 1 घंटा में कंक्लूजन तो निकल रहा है। बिल्कुल। हाँ। ये लोग आके पूरी कहानी का ये बेड़ा गर्क करके आते हैं, सारे केस को घुमा देते हैं। चारों के चारों स्पोक्स पर्सन अंडरस्टैंडिंग करके आते हैं कि हमने कंक्लूजन ड्रा नहीं करना है। इधर की बातें वहाँ की, इधर के एलिगेशन, तुम सीधा सपाट बात करो। मैं आपको आज आपके प्रोग्राम से सीधी बात कर रहा हूँ कि सीधा भारत सरकार से आप डिमांड कीजिए, मोदी जी से, कि पुतिन जी से हाईएस्ट लेवल पे डिमांड करो कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ से जुड़े जितने कागज़ आपके पास, खासकर KGB के हैं, वो निकाले जाएं। और हम भारत सरकार जो है, हम तो वैसे भी दुनिया में मशहूर है कि सत्य में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमारा आसानी नहीं है कोई दुनिया में बोलने में। हम अपने रिकॉर्ड IB के रॉ के सामने निकाल के आपको देंगे शास्त्री जी वाले केस पे, ताकि आपको मालूम चले हमारा मानना क्या है। करवाइए, देखिए फिर कैसे केस नहीं खुलता 4 दिन के अंदर। बिल्कुल। तो कौन सी पार्टी इसको उछालेगी केस को? भाजपा तो 90% महात्मा गांधी में इंटरेस्टेड है, कांग्रेस भी महात्मा गांधी में इंटरेस्टेड है। कौन उछालेगा इसको? तो ये बात है, फुल कवर अप है। इट इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, इज अ कवर अप, एंड इट इज इन अ सेंस part of the larger story of Subhash Bose death case, so-called death case. So 2 major mysteries है, Subhash Bose and Shastri ji, 2 major cover-ups, which is part of the same cover-up, but it is linked to the Subhash Bose case. That is what it is. ठीक है, तो ये situation है, ये issue है।
अदरवाइज सिंपल, आप केजीबी से, आप रशिया से पूछो, आपका दोस्त है, कि आपकी फाइलें हमको दे दो यार। ठीक है, तो अगर ये सब बाहर आता है तो इट विल रिजॉल्व द मिस्ट्री बेसिकली। आज के दिन में शास्त्री जी की डेड बॉडी हमारे पास नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास में कुछ नहीं, सिवाय रशिया के डॉजिए के अलावा इस पर कोई इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है। जितने जो करेक्टर्स थे सारे मर चुके हैं। और हमारे पास भी डोसिए होगा ना, हमने भी कुछ तो किया होगा इंक्वायरी। हम तो माशाल्लाह इन चीज़ों में उस्ताद हैं, बिल्कुल होंगे हमारे पास में। तो ये बात है। और अगर वो नहीं है, हाँ, अगर वो, मुझे मालूम है कि नहीं है, मुझे पता है कि कपूर साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। अच्छा। ये अपने आप में सस्पिशियस है, ये भी सस्पिशियस। अगर रिपोर्ट है ही नहीं तो उड़ा दी। इतनी बड़ी चीज हो गई और आपने रिपोर्ट नहीं बनाई, इनको इंक्वायरी नहीं की। मैंने आपको बोला ना कि आईबी में अगर कोई आदमी चाय भी पिएगा उसकी भी रिपोर्ट बनाता है कि मैंने चाय पिया शाम को आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने, शास्त्री जी वहाँ से मर गए, प्रधानमंत्री मर गए, ये आदमी कपूर साहब उसके सिक्योरिटी इंचार्ज थे, आईबी का जॉइंट डायरेक्टर था। हाँ, मैं इस बात को क्या मान लूंगा कि उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी आईबी को? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स। एक लास्ट बात है कि जो टोपी थी और जो कपड़े थे शास्त्री जी के, जो आज भी उपस्थित है उनके फैमिली के पास में टोपी, तो उसको क्यों नहीं हम इन्वेस्टिगेट करते? नहीं, वो जब इन्वेस्टिगेशन कल को क्यों करेगा, वो फैमिली वाले बेचारे क्या करेंगे? फैमिली में भी थोड़े से लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग कांग्रेस में, कुछ कांग्रेस के बाहर हैं, तो कांग्रेस वाले थोड़े चुप हो जाते हैं। अच्छा, ये भी बात है। अच्छा, तो नेताजी वाले आप दिल्ली शहर में, सर यहाँ दिल्ली की हवा में पॉलिटिक्स है। 4 दिन आप रहेंगे, आप भी पॉलिटिक्स में यहाँ घूम जाएंगे, यहाँ पर दिल्ली की। ठीक है, तो ये बात है। तो ओवरऑल शास्त्री जी का मिस्ट्री है, शास्त्री जी की मिस्ट्री में जो मैंने किताब लिख दी है, वो किताब लोग पढ़ लें। जी बिल्कुल, आपसे विनती करूंगा, उसका लिंक डाल दें नीचे, डाल देंगे अमेजन में, और वो पढ़ लें। उसके अलावा और डिटेल इसमें फिलहाल अभी, और ठीक है, भगवान की दया से अभी नहीं है कुछ अवेलेबल। कोई सरकार कुछ कर नहीं रही है, मुद्दा कुछ बना नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, जनता जनार्दन उसमें इंटरेस्ट लेती है, लेकिन नेताओं वगैरह को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई अंतिम कमेंट्स इसके बारे में? नहीं, बस ये कमेंट है, आप अपना, आपका जो ये वीडियो, आप भी मुझे स्पेस दे रहे हो, आपने मुझे नेताजी में स्पेस दिया कि जो ये देख रहा है वीडियो को, इसको शेयर करना जरूरी है, बिल्कुल, ताकि ज़्यादातर लोगों तक बातचीत जाए जी, और कम से कम जो नई जनरेशन को मालूम चले कि असलियत क्या है, और सवाल करें, क्वेश्चन करें। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन रिसर्च और इसका यही फ़ायदा होता है कि कोई और पकड़ ले कल को, कुछ और निकाले करके। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए और लोगों के साथ में, ताकि लोगों को मालूम चले, लोगों को पता लगे। और अगर आपको चांस लगता है, जैसे मैं ये नेताजी का और शास्त्री जी के लेक्चर देता हूँ, प्रेजेंटेशन देता हूँ, हाँ, तो वहाँ पे जैसे अभी सर बात की, वहाँ तो मेरी पावर पॉइंट होती है करके, हाँ, तो वो लोग मुझे बुलाएं, उसमें मुझे लोग वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो पूरे अमेरिका में दिए हुए लेक्चर, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन भारत के अंदर थोड़ी तकलीफें, लोग बुलाते नहीं हैं। अच्छा, तो वो लोग बुलाएं लेक्चर्स के लिए, ताकि जनता तक हम लोग मुद्दों को ले जा सकें। उम्मीद करेंगे फ्यूचर में कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनुज जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू। If you enjoyed this clip, the full conversation is available on YouTube and the link is in the description below. Please go check it out. Thank you.